तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां कुछ बड़े और अहम लेवल तक पहुंचता हुआ बाजार 18,200 के करीब है निफ्टी। क्लोजिंग कहाँ होगी और कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नीतियों के बाद का रिएक्शन। तो कल की करनी है विशेष तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अब तक तो एक और बढ़िया दिन रहा है बाजार के लिए। हल्का सा ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी और उसके बाद वापस मोमेंटम इस पर बनते हुए दिखा। तो अनिल जी, अच्छे संकेत हैं क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हुए। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? जी देखिए, फिल्म सुपरहिट कब होती है? जब है ना एक्टर बढ़िया काम करे, डायरेक्टर अपना बढ़िया काम करे, कहानी यानी कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी से लिखी हो, तो ये मार्केट है ना बिल्कुल वैसी ही स्क्रिप्ट पर काम करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया, जैसी स्क्रिप्ट लिखी है वैसी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ी देर में बताऊँ, उससे पहले जल्दी से आपको अब तक की बड़ी बातें पहले बता दूँ। लगातार चौथे दिन बाजार है मजबूत। निफ्टी 18,200 के करीब वहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 18,200 को पार भी किया है। बैंक निफ्टी लगभग 225 पॉइंट इस वक्त आपको मजबूत नजर आएगा और 38,700 के आसपास है। मेटल, ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसी ये सब के सब अच्छे मजबूत है। आईटी शेयर में मिला जुला रुझान है, थोड़े दबाव में दिख रहे हैं आईटी शेयर। फार्मा में भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार आधा % तक मजबूत आपको नजर आएंगे। दीप जी बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, कोई कहीं परेशानी की बात नहीं है सर। थोड़ा उतार चढ़ाव है बट पॉजिटिव मोमेंटम है। आप जो ये इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, फिल्म सुपरहिट कैसे होती है, अब तक तो ये फिल्म सुपरहिट ही रही है, 100 करोड़ क्लब भी क्रॉस कर दिया। बताएं सर, और क्या रेसिपी है इसकी? देखो, जो फिल्मों में सबको दिखता है वो दिखता है हीरो एक्टर, जो कि आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असली दम होता है स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट वो है जो कि बाजार सही लेवल पर रुके, सही लेवल पर सपोर्ट ले, सही लेवल तक पहुंचे और सही लेवल से करेक्ट करे। एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। आपको याद होगा सुबह 18,175 के आसपास खुल रहे थे और हम वही बात कर रहे थे कि 18,175, 18,225 कंजेशन जोन है। इस रेंज में नहीं खरीदेंगे हम, एक ही कंडीशन में खरीदेंगे, या तो 18,225 पार कर जाए। आज का हाई देख लीजिए दीप, 18,221 है। दूसरी कंडीशन ये थी कि 18,100, 18,125 एकदम परफेक्ट लेवल है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। आज का लो है 18,128 और अगर खुलते ही आप खरीदना चाहते हैं तो 18,100, 125 की रेंज में आए तो और ऐड करें। इसी कंडीशन पर, इतने गैप पर भी खरीदें। तो अगर आपने तीनों ही कंडीशन को फॉलो किया तो बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों ही कंडीशन में पैसे आपके बने या बचे। अगर आपने 18,225 का इंतज़ार किया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके पैसे लगे नहीं। अगर आपने खरीदा है तब भी आपको 18,225 के आसपास तक के लेवल मिले। अगर आपने अभी खरीदा नीचे के लेवल पर, फिर आप 18,128 के आसपास एंटर कर पाए, तब भी वापस 50 पॉइंट आपकी जेब में। तो बिल्कुल बाजार स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखिए 38,825 और 38,875 के ऊपरी लेवल थे जहां तक जाने की तैयारी थी। और आपको सुबह याद होगा हम ये कह रहे थे कि 38,875 से आपको मूड बनाना है शॉर्ट करने का, लेकिन शॉर्ट करने की अच्छी जगह 38,925 से होती है। आज का हाई 38,851 का है। तो बिल्कुल बीचों बीच में 38,825, 38,875 की रेंज के बीचों बीच में 38,850 से बाजार घुमाए और वहां से लगभग 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का करेक्शन भी दिया है। तो परफेक्ट लेवल पर बाजार सपोर्ट ले रहा है, परफेक्ट लेवल पर रुक रहा है। इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता ट्रेडर के लिए, और स्पेशली तब जबकि आपको ट्रेडिंग का मौका इंडेक्स भी दे रहा है और ट्रेडिंग का मौका आपको स्टॉक्स भी दे रहे हैं। और स्टॉक्स में भी वही हाल है, जहां ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं, जहां सपोर्ट लेना चाहिए उन लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं। इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन मार्केट है ट्रेड करने के लिहाज से। और इसीलिए दीप आखिरी आधा घंटा होगा बेहद इंटरेस्टिंग। मैं तैयार कर रहा हूँ अपने डेटा 2:30 बजे के लिहाज से। जी एब्सोल्युटली सर, तो क्लोजिंग शो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंतजार है आपकी स्ट्रैटेजी का और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर है। काफ़ी सारे स्टॉक्स पर एक्सपर्ट से भी करनी है चर्चा। आइए उससे पहले आज की कुछ खबरें और साथ ही कुछ ट्रिगर्स इस पर डाल देते हैं नज़र। कुशल और साथ ही वरुण हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं इंपॉर्टेंट बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो आज बाजार बंद होने के बाद 3 दिग्गज आईटी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो अपने नंबर्स घोषित करेंगी। टीसीएस पर जो बाईबैक का प्राइस और साइज आएगा वहां पर भी हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। साथ ही फेडरल बैंक पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है और इजी ट्रिप प्लानर्स भी बोनस इशू पर जारी करने पर बोर्ड बैठक करता हुआ नजर आएगा। नवंबर के आईआईपी और दिसंबर सीपीआई के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे और यूएस में दिसंबर इन्फ्लेशन आंकड़ा वो भी हमारे सामने आज शाम आता हुआ दिखेगा। तो 12 जनवरी की तो बात हो गई
हुई आज की। और कल की बात करें तो F&O स्पेस से माइंड ट्री अपने नंबर्स घोषित करेगी, ये भी पोस्ट मार्केट आएंगे। कैश स्पेस से टाटा मेटालिक्स, AB मनी, CSC जैसे स्टॉक्स पर भी आपका फोकस बना रहना चाहिए, यहां पर भी Q3 के नंबर्स आएंगे। RPSG वेंचर्स पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करते हुए दिखेंगे। साथ ही फिलिप्स कार्बन ब्लैक का नाम बदलकर PCBL लिमिटेड कल से इफेक्टिव होता हुआ नजर आएगा। 84 शेयर्स जो है वो ट्रेड टू ट्रेड में भी शिफ्ट होंगे। साथ ही इंडो एमिन्स पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहां पर जो स्टॉक स्प्लिट इन्होंने किया था 10:5 के रेशियो में, उसकी एक्स डेट कल होती हुई दिखेगी। श्रीकालाहस्ती पाइप्स कंपनी के इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के साथ एमलगमेशन की जो है कल एक्स डेट है, और एमलगमेशन स्कीम के चलते कल से यहां पर ट्रेडिंग सस्पेंड होगी। साथ साथ मदरसन सुमी F&O में जनवरी, फरवरी और मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कल एक्सपायर हो जाएंगे। 14 जनवरी यानी कि परसों से नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है मदरसन सुमी के लॉन्च किए जाएंगे। घरेलू वायरिंग कारोबार के डिमर्जर के तहत F&O कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बदलाव किया गया है। 14 जनवरी निफ्टी में HCL टेक पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही रेट गेन और श्रीराम प्रॉपर्टीज यहां पर एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ नजर आएगा 14 जनवरी को। और हिंदुजा ग्लोबल पर भी आपको फोकस बनाना है, क्योंकि यहां पर मर्जर अधिग्रहण पर चर्चा संभव है, तो इसको लेकर और साथ ही जो बायबैक है वहां पर भी कंपनी जो है बोर्ड बैठक करने वाली है। इनफैक्ट मदरसन सुमी यहां पर जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था 14 जनवरी को घरेलू वायरिंग कारोबार के डिमर्जर की एक्स डेट है। तो ये सब जो डेटा पॉइंट्स हैं इस पर आपको अगले 3 दिनों के लिए नजर रखनी है। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे खबरें हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र, और एक्शन भी बढ़िया बन रहा है। आइए कुछ खबरें जान ले, और ये बताने के लिए तैयार हैं वरुण। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले कुछ एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको दी, सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए कि न्यू इंडिया और ICICI लोम्बार्ड के लिए बड़ी खबर थी कि प्रीमियम में 15 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है वो इन्होंने IRDAI को भेजा है, तो इसका इम्पैक्ट इन काउंटर्स पे रहा है। इसके अलावा CCI ने डिबेंचर ट्रस्टी के खिलाफ जांच जो है वो शुरू कर दी है। CCI ने SBI, IDBI, एक्सिस बैंक और ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी है। कार्टलाइजेशन के कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। CCI ने दक्षिण भारत में गोल्ड लोन कारोबार करने वाली कंपनी जो है उनकी शिकायत थी कार्टलाइजेशन को लेकर, उनकी शिकायतों पे कहीं ना कहीं जांच जो है वो शुरू कर दी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया आज सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कंपनी की थी। यहाँ पे MD और CEO की तरफ से बयान आया है कि सरकार को प्रेफरेंशियल इशू किया जाएगा और कंपनी के ऑपरेशन में सरकार की कोई रुचि नहीं है, सरकार कंपनी नहीं चलाना चाहती है और सरकार कंपनी के बोर्ड में भी शामिल नहीं होना चाहती है। प्रमोटर्स का कंपनी के ग्रोथ पे पूरा फोकस है, फंड जुटाने के लिए निवेशकों के साथ ये बातचीत भी कर रहे हैं और कंपनी जल्द ही फंड जुटाने का ऐलान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करने के लिए दिलचस्पी जता रहे हैं, ऐसा इस कंपनी ने कहा है। वहीं ITC सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक कंपनी 104 कमरों वाला नया होटल जो है वो खोलने जा रही है। करीब 140 करोड़ के आसपास का खर्च जो है ये कंपनी वहां पे करने वाली है। L&T इस कंपनी को कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, अलग अलग कारोबार में 7,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो इस कंपनी को मिले हैं। टेक महिंद्रा कंपनी ने नोकिया के साथ एक करार किया है। ग्लोबल 5G वायरलेस के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। M&M फाइनेंस सब्सिडरी जो है भारत में EV की बड़ी रेंज जो है वो पेश करने वाली है। इस तरह की खबरें इस कंपनी के लिए आई है। लीज और सब्सक्रिप्शन पे EV की बड़ी रेंज जो है वो ये कंपनी पेश करेगी। हाइडलबर्ग सीमेंट मध्य प्रदेश प्लांट में एक ईंधन है उसका इस्तेमाल जो है वो एक कंपनी करने वाली है। इस तरह का जो अपडेट है वो इस कंपनी ने दिया है। सीक्वेंट साइंटिफिक इस कंपनी ने एक कंपनी में करीब 30% की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। 44.6 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो इस कंपनी ने खरीदी है। इजी ट्रिप प्लानर्स 1:1 बोनस शेयर के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। HAL LIC ने यहाँ पे हिस्सेदारी घटाई है 13.89% से घटा के 11.65%। मेट्रोपोलिस में ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट ने हिस्सेदारी घटाई है 1.39% से घटा के 1.23% हो गई है। बजाज फाइनेंस 18 जनवरी को NCD के जरिए पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। NCC 25,60,000 शेयर्स के बड़े सौदे और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 14.5 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ब्राइट स्टार तो मतलब दमानी जी वाली कंपनी हुई? दमानी जी वाली कंपनी, राइट अनिल जी, वही तो कंपनी उन्होंने मेट्रोपोलिस में हिस्सेदारी घटाई है, राइट? घटाई है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें हैं। सारी की सारी खबरों के बाद सारे के सारे एक्सपर्ट्स भी तैयार है और क्लोजिंग शो का पहला बिगुल खुद सरप्राइज होंगे, किरण जी भी, उनके लिए आता हुआ किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
अनिल जी सही में सरप्राइज हूँ कि आज वागले जी है और उनका बिल्कुल कैसे नहीं बजा पहले। पर जो चार्ट पैटर्न है बहुत स्ट्रांग है। चंबल फर्टिलाइजर इसमें बाय करने की सलाह है अनिल जी। और डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन चेन डेटा स्पेसिफिकली बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हैं तो 430, 435, 450, 455, 460 सारे स्ट्राइक प्राइसेस, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस में हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। उसके चलते मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, बाय करके चलना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 441 का रहेगा। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। और टारगेट्स के लिए मैं 2 दिन का वक्त देना चाहूंगा, जो कि ये स्टॉक 465 तक जाने की उम्मीद है। इसलिए ऑप्शन के जरिए आप इस कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 22 के आसपास कॉल है। 22 से लेकर 20 तक एक्यूमुलेट करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 18 रुपीज, यानी 22-20 अगर एवरेज लेते हैं तो 21 का एवरेज हो जाएगा। 18 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए मैं मानता हूं ये ऑप्शन लगभग आपको 31-32 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए। ये बहुत छोटा टारगेट है, उधर वापस एक बार रिव्यू लेंगे। और वैसे भी बजट नजदीक आ रहा है, उसके चलते मुझे लगता है कि इस स्टॉक में काफी अच्छी हलचल देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इसमें तगड़ी हलचल होती हुई दिखेगी। चंबल फर्टिलाइजर बजट के पहले दौड़ लगाने वाला स्टॉक, और 2 दिन पहले भी हमारे रडार पर आया था और यहाँ पर अच्छी तेजी होती दिख रही। सचिन जी भी तैयार है और आप सोचे होंगे कि वागले साहब की वजह से आपका नंबर कैसे आ गया। आज वागले साहब ने थोड़ा हेवी लंच किया था किरण जी, इस वजह से थोड़ा सा दौड़ में पीछे हैं और उनको गुरु मानने वाले खुद सचिन जी उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST का बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बिल्कुल सेम स्टॉक के लिए ही था एंड ऑलरेडी एक अच्छी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। सिर्फ मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवाइज करना चाहूँगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 442 के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल के नीचे अभी चंबल फर्टिलाइजर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 465 का टारगेट मेरा भी सिमिलर है, बट स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 442 के आसपास का प्लेस करना है फ्यूचर्स में। ओके, तो परफेक्ट ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई चंबल फर्टिलाइजर पर। सचिन जी की तरफ से भी क्या बात है, दोनों ही हमारे एक्सपर्ट चंबल फर्टिलाइजर पर एक साथ हुए हैं बुलिश। आइए बढ़ते आगे, वागले साहब है तैयार, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे ये बुरा नहीं लग रहा है कि मैं तीसरे नंबर पे क्यों आया। मुझे ये बुरा लग रहा है कि आज मैंने एक अच्छा वाला कॉल मिस किया। हालांकि वो स्टॉक में मूव लेट शुरू हुई, 11 के बाद शुरू हुई। स्टॉक का नाम था M&M। अभी ऑलरेडी मूव आ गई है मेरे रडार पर, लगभग 800 से 865 पे आया था, 15 रुपए की मूव आ गई। लेकिन उसका सिमिलर पैटर्न, उसके जैसा सिमिलर पैटर्न मेरे रडार पर अभी आया है। स्टॉक का नाम है भारती, और ये हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया नहीं है, तो ये मैं इधर ही एक्सक्लूसिवली दे रहा हूँ। 725, 726 के रेजिस्टेंस को ये अभी अभी क्रॉस कर रहा है। मुझे 745 तक की ये वन वे मूव दिखती है आज और कल में। आपका स्टॉप लॉस 718 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने का। मुझे लगा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे आपने बोला अच्छा लंच, और अच्छा लंच करने को नहीं मिला। थैंक गॉड। स्टॉक्स तो देखो 8000 लिस्टेड है वागले साहब, कोई दिक्कत नहीं है। एक महिंद्रा चला गया, दूसरा भारती आ जाएगा, भारती चला गया तो तीसरा आ जाएगा। लंच पे फोकस करो आप एकदम, बिल्कुल वो ज़्यादा ज़रूरी है जो आप अच्छा वाला करके आए। थैंक गॉड, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अब तक खाया हुआ है वही अपने काम आएगा। क्यों सुमित जी, सही है ना? क्या कहा अनिल जी? मुझे पता चल गया कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है। सुमित जी पकड़ा गए। जी राकेश जी। देखिए वागले जी, आप बिल्कुल भी अफसोस ना करें। बुरा तो मुझे लग रहा है, आप तो हैवी लंच करके आए हैं, 3rd नंबर पर आए हैं, और मेरे मित्र तो कुणाल की लंच ही नहीं करते हैं, तो अभी हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा कुणाल, मजे की बात है कि आपने ये सेंटेंस बोल के सारी की सारी जिम्मेदारी कुणाल जी की तरफ शिफ्ट कर दी। 50% आपका भी कंट्रीब्यूशन है बाय द वे उसमें।
आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक मूव जो बड़ा आता दिख रहा है वो आ रहा है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनियों में। यहाँ पर जबरदस्त एक्शन है और आइए इसी पर करते हैं फोकस। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्यों ये कंपनियां तेज दौड़ लगा रही है। आशीष बताइए। सर, इसके पीछे का कारण ये कि आज एक खबर आते हुए दिखे कि भारत से जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स एक्सपोर्ट होते हैं यूएस की तरफ, वहां पर एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जनवरी से लेकर नवंबर 2021 के बीच देखें तो इसमें जो है भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इसमें 80% की बढ़त देखने को मिली है। यूएस ने जो है भारत से करीब 15,310 टन का जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इंपोर्ट किए हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि मांग कितनी बढ़िया देखने को मिल रही है। और इसके पीछे देखिए स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मेटल कंपनी जो है अपने प्रोडक्शन को इंटैक्ट रख रहे हैं, मांग थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो रही है लेकिन प्रोडक्शन के जो टारगेट्स हैं उसे अचीव कर रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो यूएस और यूरोप में कई प्लांट जो है मेंटेनेंस के लिए शट थे। इसके चलते भी अगर आप देखें तो कीमतें भी बढ़ी और मांग भी बढ़ी है और भारत से जो है सप्लाई सोर्स की गई है। और यूएस और जनवरी के बीच, नवंबर के बीच में अगर आप देखें तो 65,032 टन जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है इंपोर्ट किए गए हैं। अनिल जी, आपको याद होगा कि 22 दिसंबर को भी जी बिजनेस ने एक एक्सक्लूसिव रिसर्च के माध्यम से आपको ये बताया था कि किस प्रकार से जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी सप्लाई में जो है डेफिसिट है और इसका असर देखने को मिला। उन स्तरों से अगर आप दोनों स्टॉक को देख लें, एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, करीब करीब 20 से लेकर 25% तक की तेजी जो है यहाँ पर इन स्टॉक्स में आ गई है। लेकिन अभी तेजी की बस शुरुआत हुई है क्योंकि काफ़ी क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो इन कंपनीज में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी स्टील कंपनीज के पास भर भर के जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की इन्वेंट्री थी, वो नई खरीद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है, यानी अब दोबारा जो रीस्टॉकिंग का दौर है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ एक और ट्रिगर ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी में जो इस्तेमाल होता है ग्राफाइट, उसके चलते भी अगर आप देखें तो सप्लाई का डेफिसिट हुआ है। यानी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की जो मांग है इसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिला, बड़ी बढ़त देखने को मिली है। और थोड़े दिन पहले खबर भी आई थी कि करीब जो है कीमतें भी बढ़ी हैं, तो कीमतें बढ़ रही हैं, आगे बिक्री का आउटलुक काफ़ी बढ़िया है। इससे पहले एक और ट्रिगर ये भी आ रहा है कि चीन में जो विंटर ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, इसके चलते माना जा रहा है कि वहाँ से जो है सप्लाई फर्दर कट होगी। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की दो दिग्गज कंपनी एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, दोनों को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्या काम आता है? सर, ये स्टील बनाने के लिए काम आता है। स्टील वाली कंपनियां सब खरीदती हैं इनको। हाँ, इलेक्ट्रिक फर्नेस से जब स्टील बनता है तो उसमें ग्राफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। पक्का है ना? हाँ सर, ये पक्का 100% है सर। ये फैक्ट्री देखी आपने? फैक्ट्री नहीं देखी लेकिन पढ़ा है सर, एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस दो होते हैं, बराबर ना। हम कुणाल सर से एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि कुणाल जी को इसमें सब कुछ आता होगा? केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं नहीं, ये तो मामला इंग्लिश का है। कुणाल जी सही कह रहे हैं आशीष। अनिल जी जो भी कह रहे हैं सही माना जाए। अनिल जी समझ गया ना, कुणाल जी को उतना ही आता है। लेकिन बहुत स्मार्टली कुणाल जी ने बता दिया कि आप सही कह रहे हैं। कुणाल जी, जो आपको आता है वो बताओ। चार्ट्स ग्रेफाइट और एचईजी दोनों के मजबूत दिख रहे हैं ना? अनिल जी शानदार चार्ट हैं। मैंने और राकेश जी ने कुछ दिन पहले ग्रेफाइट को 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी थी। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है और अनिल जी नीचे के लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी ग्रेफाइट के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में जबरदस्त तेजी बननी चाहिए और इस स्टॉक में काफी करेक्टेड स्टॉक है ये। बाकी मेटल्स की अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर हेडरूम काफी दिखाई देता है। मुझे लगता है अनिल जी 640 तक जाएगा, तो जिन्होंने भी खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करने की राय। ओके, तो जिन्होंने भी खरीदा है बिल्कुल होल्ड करें। ये है आपके लिए ग्राफाइट एचईजी, दोनों पर जबरदस्त एक्शन। हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। पर आइए, कुछ कॉल्स भी हैं तैयार और वापस चलते हैं कुणाल जी के पास, साथ में राकेश जी को भी जोड़ लेते हैं क्योंकि बिगुल है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है यूबीएल पर, यूनाइटेड ब्रेवरीज पर खरीदारी की राय है। इसने अगर आप देखें तो एक नेकलाइन को तोड़ा है 1630 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यूबीएल में देखने को मिल रहा है, तो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है बीटीएसटी के लिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए 2-3 दिन से हम राह देख रहे हैं इस ब्रेकआउट की और अब ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। इन स्तरों पर यूबीएल को बाय करके चलें। शानदार ब्रेकआउट है, ऊपर काफी बड़ी जगह है। 1760 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर बाय करें। 1620 पर 1620 पर स्टॉप लॉस रख लें, 20 रुपया नीचे। ऊपर पहला टारगेट होगा 1685 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1720 रुपए का। खरीदारी की राय है यूबीएल में। ओके, यूबीएल में करें खरीदारी, ये राय है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। अगला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट।
इससे पहले कि आप अपना स्टॉक बताएं, मेरे को पूछना था, जब मैंने आपको पूछा तो आपको पता ही नहीं था मैं क्या पूछ रहा हूँ। आप चार्ट में इतने खोए हुए थे अपने कंप्यूटर में, भाव वाव देखने में, लेवल देखने में, आपको मालूम ही नहीं क्या सवाल है। अगर समझो हम भी एंकरिंग करते हुए, शो करते हुए ऐसे ही खो जाएं और हमें पता ही नहीं चले सुमित जी हमें क्या पूछ रहे हैं या उनको बिगुल देना, तो नहीं अनिल जी, कभी कभी ऐसा होता है, रोज नहीं होता है। उस टाइम पे मैं एक स्टॉक ढूंढ रहा था और लिख रहा था कि जैसे ही नंबर आए तो मुझे स्टॉक बोलना है। ओके, समझ गया। तो कभी कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं। दीप, ध्यान रखना, कभी कभी अपने को करना है ऐसा जानबूझ के। अभी बताइए सर, स्टॉक अपना। मैं समझ गया कि आगे से मुझे एकदम अलर्ट और एक्टिव रहना है। बताइए सर। जी, तो अनिल जी, सुबह सिप्ला का सेल कॉल दिया था और उसमें एकदम तेजी वाले मार्केट के अंदर आज सिप्ला के अंदर डेज लो जो टारगेट दिया था वो ऑलमोस्ट हिट हुआ है, ₹1 से बचा है और अभी नीचे ही चल रहा है। तो ये सेल कॉल का अपडेट था। कल बीपीसीएल सेल कॉल दिया था, डेज लो पे अभी ट्रेड कर रहा है और अब जो मेरे पास स्टॉक आया है वो भी सेल कॉल आया है। स्टॉक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। 583 584 का भाव है। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर कल का परसों का लो ब्रेक हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है डाबर यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। डाबर में यहाँ पे सीएमबी पे सेल करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस 590 के ऊपर का लगाना है। 590 591 ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये स्टॉप लॉस से बेचे। 575 रुपया, 572 रुपया, ये दो लेवल डाबर के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो रहा है। 575 से 572 के टारगेट के लिए सेल करें, 590 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। ओके, तो डाबर पर आ रही है सेल कॉल सुमित जी की तरफ से। एफएमसीजी पार्टिसिपेट करने की मूड में इस समय दिख नहीं रहा है। आइए देखते हैं किरण जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही चल रहा है और दीप चंबल तो डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी जो रडार पे आया है वो है जीएनएफसी। इसने भी एक बहुत अच्छा 4 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है और उसके साथ साथ इधर भी डेरिवेटिव डेटा में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। अगर स्ट्राइक प्राइसेस की बात करें तो 470 में भी अनवाइंडिंग है, 480 और 490 के स्ट्राइक प्राइसेस में भी अनवाइंडिंग है। तो मेरा मानना है कि इधर भी एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से कल सवेरे तक 480 के आसपास के पहले टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए जीएनएफसी में और उसके बाद लगभग हम 500 के इवेंचुअल टारगेट देखने को मिलेंगे। इस लॉन्ग ट्रेड के लिए 460 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। मैं पूरे सारे के सारे लेवल्स कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ एक कैश वाला स्टॉक भी है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसके बारे में भी बात करें। बिल्कुल किरण जी, बताएं सर कैश वाला स्टॉक। कैश वाला स्टॉक है JMA, जालंधर मोटर एजेंसी। इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और लगभग जुलाई महीने से कंसोलिडेशन वाला काउंटर था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। अभी लगभग 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इधर बाय करके चलना चाहिए। 76 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे और 74 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं ये कल और परसों की बात करें तो लगभग 95 से 100 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद इतने बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो इधर से एक अच्छी खासी अपमूव आपको बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके किरण जी की तरफ से कॉल्स। नजर रखते हैं उनकी रिकमेंडेशन पर। आइए चलते हैं वागले साहब के पास क्योंकि उन्हें भी एक स्टॉक है पसंद, बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है एसआरएफ में। 2603 का करंट भाव है। 2600 के ऊपर एक नया वाला मूव की शुरुआत है। मुझे लगता है 100 रुपए की मूव इसमें आनी चाहिए 1 से 2 दिनों में। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2570, मेरा टारगेट होगा 2700। ओके, तो ये है आपके लिए 2700 के टारगेट के लिए वागले साहब की तरफ से एसआरएफ, उनका एक ओल्ड फेवरेट जहां पर खरीदारी की राय है। केमिकल स्टॉक्स पर भी वागले साहब को मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। बाय द वे, एग्री और केमिकल थीम जिसके बारे में हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था, उसमें चंबल फर्टिलाइजर की जो बात हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च में बताया था बजट से पहले कुछ स्टॉक्स जो चलते हैं उसमें चंबल फर्टिलाइजर का भी नाम था। पिछले 5-6 साल का ट्रेंड देखें तो औसतन 12% की रिटर्न प्री बजट रैली में चंबल में आपको आती हुई दिखती है। ऑलरेडी 10% की गेन इस स्टॉक पर आ चुकी है, तो एक दमदार प्री बजट रैली चल रही है। हालांकि अगर आप 2019 और 2020 का ट्रेंड देखें तो फिर
लगभग 19% की रिटर्न्स पिछले 2 साल में इसने दी है। तो नजर रखिए, चंबल फर्टिलाइजर एक प्री बजट स्टॉक जो हमेशा मूव दिखाता है और आज भी अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आइए ऐसी कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है वहां पर भी डालते हैं नजर। रेन इंडस्ट्रीज, इसमें फिर से हो रही है खरीदारी और अभी अभी एक मूव भी रेन इंडस्ट्रीज में बनती हुई आपको दिखी है। जरा नजर डालें सुमित जी, रेन इंडस्ट्रीज ये भी दौड़ने के लिए तैयार? दीपांशु, रेन के अंदर 244 का लेवल ब्रेक होने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें और ऊपर के अंदर 244 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 255 से 260 तक का मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज जहां पर एक मूव आती हुई दिख रही है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए बिगुल BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर HDFC लाइफ में खरीदारी करनी है। एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। जिस तरीके से इसका डेटा प्लेस्ड है, लगभग 662 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको बनानी है। टारगेट ऑन द अपसाइड होगा अराउंड 685 का पहला और 700 का दूसरा। तो खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर में। ओके, HDFC लाइफ फ्यूचर पर करनी है खरीदारी। आज हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी कि कुछ इंश्योरर्स हैं जिन्होंने IRDAI को चिट्ठी लिखी है और प्राइस हाइक की या फिर प्रीमियम्स बढ़ाने की रिक्वेस्ट भी करी है। 15 से 20% के प्रीमियम्स बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। ज़्यादातर ऑटो स्पेस पे फोकस है, बट ऑफ कोर्स एज अ स्पेस आपको इंश्योरेंस पर रखनी है नज़र। ये आपके लिए खबर आ रही है और इनफैक्ट डेज हाई पर है HDFC। तो अनिल जी, इंश्योरेंस स्टॉक्स पर रखनी है नज़र सर, सारे मोमेंटम में इस समय बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, बजट के पहले एक और ये स्पेस है जहां पर हमेशा एक्शन होता हुआ दिखता है और आज भी होता हुआ दिख रहा है। HDFC लाइफ है मजबूत, आपको यहां पर करनी खरीदारी। 662 का स्टॉप लॉस, 685 और 700 के टारगेट के लिए। आइए, फार्मा शेयरों में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन और ये साल फार्मा शेयरों के लिए रह सकता है अच्छा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं ये बता रही है देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए ये साल FY22 FY23 ओवरऑल फार्मा सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती वाला रह सकता है। अब इसमें कई सारी वजह हैं, लेकिन जो टॉप 2 वजह हैं उसकी ये है कि सबसे पहले तो US में रिकवरी के काफ़ी संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा था पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं US में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा नए लॉन्चेस होते हुए नहीं दिखे थे। कोविड की सिचुएशन थी और इसके चलते हम देख रहे थे कि जो जेनरिक ड्रग्स थे उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि इन सब में शानदार रिकवरी आती हुई दिखेगी और इसी के चलते जो US में ओवरऑल इनका जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़त आती हुई दिखेगी। साथ ही आप देखिए जो डिफरेंशिएटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनीज के, कॉम्प्लेक्स जेनरिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी और इसका फ़ायदा सारी कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। यूजुअली जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स होते हैं, उसमें मार्जिन हाई होते हैं, तो इसके चलते कंपनी की जो मार्जिन है आने वाली तिमाही में वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि अगर आप FY22 से लेके FY26 तक देखते हैं तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्सक्लूसिविटी या पेटेंट्स जो हैं वो पूरे होते हुए दिखेंगे। और क्योंकि हमारा जो जितनी भी कंपनीज हैं वो जेनरिक दवा प्रोड्यूस करती हैं, एक्सपोर्ट करती है, सबसे बड़े मार्केट है ये जेनरिक दवा प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका जो फायदा है वो भारतीय कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। आने वाले 4 साल में $141 बिलियन तक की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सक्लूसिविटी पूरी होती हुई दिखेगी और इसकी जेनरिक जो दवाएं हैं वो लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो नए लॉन्चेस का फायदा होगा, मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखेंगे और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे थे कि अब कोविड की सिचुएशन के बाहर जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिकवरी होती हुई दिखेगी, बिक्री बढ़ती हुई दिखेगी। तो इन सब के चलते US बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखा सकता है आने वाले समय में। दूसरी बड़ी वजह भारत, आप देखिए स्टेडी ग्रोथ हमें देखने मिला था, अभी भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट डबल डिजिट गेन्स देखने मिल रहे हैं। सिमिलर केस है आने वाले समय में 10 to 14% तक की जो ग्रोथ है वो CLSA मानता है कि आने वाले समय में देखने मिल सकती है। तो भारतीय कारोबार, फॉर्मुलेशन कारोबार काफी स्टेडी रहेगा, US में अच्छी रिकवरी आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता रहे हैं CLSA, जो US FDA की जांच है वो अब धीरे धीरे शुरू होती हुई दिखेगी। कोविड की सिचुएशन के चलते
कई सारे प्लान्स थे जहां पे जांच नहीं हो रही थी, लेकिन अब यूएस एफडीए की जांच जब पूरी हो जाएगी तो कई सारे एक्सपोर्ट्स भी शुरू होते हुए दिखेंगे, प्लान्स को मंजूरी मिल जाएगी और इसका भी फायदा कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। कौन सी कंपनीज है जहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए? सबसे पहले आप देखिए सन फार्मा, यहाँ पे जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं 1000 के ऊपर तक के टारगेट्स दे रहे हैं, 1100 तक के भी टारगेट सन फार्मा पर आ जाते हुए दिखे हैं। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, टोरेंट फार्मा जैसी कंपनीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपको गेन्स देखने मिल सकते हैं। ये हैं वो सारी की सारी कंपनियां फार्मा वाली जहां पर है ब्रोकरेज हाउस बुलिश, और आज के सेशन में तो आप देख सकते हैं फार्मा शेयरों में फिर से रिकवरी और अच्छी मजबूती लौटती हुई दिख भी रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज क्या इरादा है? दोनों बाय, दोनों कैश? अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, हाँ, दोनों स्टॉक में खरीदारी करनी है। कैश मार्केट के 2 स्टॉक हैं। बताइए सर, पहला वाला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो है एक भारत की दिग्गज किचन अप्लायंसेस कंपनी स्टोवक्राफ्ट, जो कि अभी 965 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, मेरा पिछले कुछ दिनों से बजट को ध्यान में रखते हुए जो भी रियल एस्टेट, हाउसिंग से रिलेटेड सेक्टर है उस पर फोकस रहा है, और कई सारे बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स भी मैंने रिकमेंड करे हैं। और ये स्टॉक भी, ये कंपनी भी भारत की चूंकि सबसे बड़ी किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, इनके पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे पिजन है, ब्लैक एंड डेकर है, फिर 34,000 डीलर्स है पूरे भारतवर्ष में, और 14 से ज्यादा कंट्रीज को ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है, और वैसे भी रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा एक जंप देखा जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी अच्छा करेगी। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 26%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% का है, डेट इक्विटी रेशियो 0.17, और कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है पिछले 3 सालों में। FY18 में सिर्फ 2 करोड़ का पैट था इस कंपनी का, जो कि FY21 में बढ़ के अब 81 करोड़ का पैट हो गया। बाकी FISDIs भी अराउंड 6.86% ओन करते हैं। फिर सेक्वाया कैपिटल, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड में एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, वो भी 2.47% स्टेक ओन करते हैं। और सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, पैट था 22 करोड़ वर्सेस 13 करोड़ फॉर द जून क्वार्टर। मुझे ये स्टॉक करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करें। 1025 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 940 का स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉक क्राफ्ट है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा शेयर? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी ऐसे सेक्टर से है जिसपे बजट में भी उम्मीदें हैं। सेक्टर है इंश्योरेंस का, और वहां से आज मैंने पिक किया स्टार हेल्थ को, जो कि अभी 814 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। अनिल जी, ये भारत की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, जिसका रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में 31% मार्केट शेयर है, 31%, एक डोमिनेंट पोजीशन है। और ये जो सेक्टर है हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है विथ ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल, और इस कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, अराउंड 779 ब्रांचेस इन 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। फिर 11,000 करीबन कुछ 11,780 हॉस्पिटल्स के साथ इनका टाई अप भी है इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। और अनिल जी, ये आईपीओ अभी रिसेंटली आया था, 900 के प्राइस पे आईपीओ आया हुआ है। आईपीओ को रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, इनको अपनी इश्यू साइज भी कम करनी पड़ी, बट उसके कारण थे एक तो देखिए मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ वीक थे, और दूसरा इन्होंने प्राइसिंग भी थोड़ी एग्रेसिव रखी हुई थी। 900 रुपए के प्राइस पे आईपीओ था, बट इसमें बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी अराउंड 14.98% ओन करते हैं, और उन्होंने एक भी शेयर इस आईपीओ में टेंडर नहीं किया है, बेचा नहीं। मतलब उनका भी कन्विक्शन है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को के लिए इस स्टॉक पे। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अब कमाल कर सकता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट 860 का, स्टॉप लॉस रखता है 790 रुपए का। स्टॉप लॉस के साथ स्टार हेल्थ में करें खरीदारी 860 के टारगेट के लिए। तो दीप, ये हैं 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से। एब्सोल्युटली सर, 2 बढ़िया पिक सेठी साहब की तरफ से। नजर रखिए, एक्शन में आ रहे हैं दोनों स्टॉक्स पर। एक्शन में है, बाजार फुल फॉर्म में है। आइए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आपको, ये जानते हैं अनिल सर के साथ। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
अनिल सर, कल पावेल साहब के बयान के बाद तो हमने देखा कि यूएस बाजारों में अच्छी तेजी आई। आज भी देखिए तो ग्लोबल मार्केट्स में बढ़िया एक्शन है। एशिया के बाजारों में मजबूती दिखी। हांगकांग 3.25% ऊपर था, वहां के आईटी शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया। पर यूएस में आज उनका इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है और 7% का अनुमान लगाया जा रहा है इन्फ्लेशन का, तो मल्टी डेकेड हाई पर रहेगा। उससे पहले यूएस फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हैं, बट यूरोप के बाजार में भी बढ़िया एक्शन है। इनफैक्ट यूके के बाजारों ने अभी थोड़ी देर पहले नया हाई भी बनाया है। तो ग्लोबल मार्केट्स तो जबरदस्त फॉर्म में है। सर बताएं हमें क्या करना है? दीप, तेजी करनी है और ग्लोबल मार्केट्स अच्छे ही हैं और लगातार 3-4 दिनों से मैं आपको एक ही चीज़ कर रहा हूँ, तेजी करिए। एक ही शब्द में मैं बता भी देता हूँ, अब भी वही इरादा है। आज फर्क थोड़ा सा है, तेजी और एक स्टार लगाकर कंडीशंस अप्लाई। अब कंडीशन अप्लाई क्या है वो समझ लीजिए। 4 दिन हो गए हमारे को मजबूत हुए। कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी, ठीक है, और इसके साथ ही 3 बड़े रिजल्ट्स आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद, इन्फी, टीसीएस और विप्रो। उसमें टीसीएस थोड़ा ढीला दिख रहा है, इन्फी थोड़ा मजबूत दिख रहा है। विप्रो का भी एक बार देख लेते हैं क्या हाल चाल है। सो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आएगा। मार्केट के लीडर्स हैं ये तीनों ही, तीनों मिलाकर अपना अच्छा खासा वजन रखते हैं निफ्टी में, तो उस हिसाब से कल सुबह खुलने के वक्त थोड़ा बहुत इनके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। तो रिस्क आपके क्या है? एक रिजल्ट्स की है, दूसरी ग्लोबल मार्केट्स की और तीसरी एफआईज की। कल थोड़ी वायदा कारोबार में बड़ी बिकवाली हुई थी, तो आज देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अब इन 3 चीज़ों के बीच में हमें कंडीशनल खरीदारी करनी है। क्यों करनी? क्योंकि ट्रेंड मजबूत है। 18,000 के ऊपर की लगातार आपको क्लोजिंग मिल रही है। आज भी एक मजबूत क्लोजिंग मिलेगी और अगर 18,055 के ऊपर बंद होंगे, जो कि होंगे ही, तो आप एक नई क्लोजिंग और आज आते हुए देखेंगे। ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो चुका है। हमें क्या करना है? 2 काम। कंडीशन सप्लाई में खरीदने का एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि आज का हाई जब पार करेगा 18,225 तो हम खरीदेंगे। 18,200, 18,225 के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है तो खरीद के जाएंगे, और नहीं तो हमारे लिए खरीदने के लिए सबसे बढ़िया जगह जो है दीप वो है 18,075, 18,125। आज का लो 18,128 का है, या तो आज के लो की रेंज में आ जाए 18,075, 18,125 की रेंज में आखिरी 1 घंटे में, वहाँ खरीदेंगे, या 18,225 पार करे तब खरीदेंगे। तब तक हम वेट एंड वॉच के मूड में रहेंगे। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ उसका कारण भी आपको बता दूँ, क्योंकि डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि 18,200 के ऊपर बंद होने का मूड थोड़ा कम है। नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा कम है। 18,200 के कॉल ऑप्शन पर 80 लाख शेयर हैं, कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, जिसमें 37 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो दबाकर कॉल राइटिंग वहाँ पर हुई है। लेकिन सामने सामने पुट राइटर भी खड़ा है। 57 लाख शेयर आज पुट में जुड़े हैं, तो 37 लाख शेयर आज जुड़े हैं, उसके सामने 57 लाख शेयर जुड़े हैं, 20 लाख शेयर ज़्यादा जुड़े हैं। इस हिसाब से तो देखा जाए तो तेजी करने वाला भारी है। और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 60 लाख शेयर का है। 80 लाख शेयर कॉल में है, 60 लाख शेयर पुट में है, 20 लाख शेयर यहाँ वैसे कम है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन दिन के ओपन इंटरेस्ट में 20 लाख शेयर पुट में ज़्यादा जुड़ा है। यानी कि वो दोनों ही तरफ बराबरी का मामला है 18,200 को लेकर। तो 18,225 अगर आप 3 बजे के पहले या 3:05 के पहले पार कर लें तो बिल्कुल आंख बंद करके निफ्टी में खरीदारी करें आज और कल सुबह तक के लिए। 18,265, 18,300 इन 2 लेवल के लिए आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 18,265 आज ही आपको खींच के ले जाए, बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट फिर काफ़ी हो जाएंगे। 80 लाख शेयर 18,200 के कॉल ऑप्शन पे शॉर्ट छोटी नहीं है क्वांटिटी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर वो पार नहीं होता 18,225 तो आने दीजिए 18,075, 18,125 की रेंज में, तब खरीदेगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है, वो मैंने आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी 38,700। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग डेटा ये बन रहे हैं, 38,500 और 38,700 200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 38,500 के पुट पे 25 लाख शेयर है और 38,700 के पुट पर 20 लाख शेयर है, तो ये 200 पॉइंट की रेंज में आते खरीदारी आएगी। ऊपर रुकावट भी उतनी ही तगड़ी है दीप, 38,700 से लेकर 38,800 की रेंज में उतनी ही ज़बरदस्त पोजीशन कॉल राइटिंग में भी बनी है। तो ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी को ना 38,800 के ऊपर बंद होने की जल्दबाजी है और नहीं 38,500 के नीचे के, इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले निफ्टी जोर लगा रहा है 18,200 के पार फिर निकलने का, बैंक निफ्टी जोर लगा रहा है 38,800 के फिर पार निकलने का, तो अगर इसके पार निकले तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और वो शॉर्ट कवरिंग कितनी हो सकती है? 18,265 निफ्टी और 39,38,975 बैंक निफ्टी, ये हो सकता है। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठना चाहिए। तो अपने लेवल का इंतज़ार करें। और आज जब 2 बजे हम शो शुरू कर रहे थे तो मैं यही आपको बात बता रहा था, एकदम अच्छी सुपर हिट मूवी की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेवल पर आने पर वहाँ पर आपको मौका भी दे रहे हैं खरीदारी का, और उस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो लेवल पर आएँ, तब चूके ना बिल्कुल भी। जी
लेवल पर आए तभी आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं और फिर लेवल को हाथ से जाने ना दे, ये अनिल जी की राय है। इस समय तो अच्छा एक्शन है और यहाँ से भी बाजार आपको ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। कुछ स्टॉक्स जो और आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसी पर डालिएगा नजर। वरॉक इंजीनियरिंग हमारा 2022 का सुपर स्टॉक 31 दिसंबर का जबरदस्त एक्शन में अभी भी 8-8.5% की तेजी इस पर आती हुई दिख रही है। आइए जय ठक्कर के पास चलते हैं, बिगुल जय का जैकपॉट। जय बताएं। जी बजाज फिनेंस का 7,900 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे 204 में। दीपांशु यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। आज एक अच्छा ब्रेकआउट बजाज फिनेंस में हमें देखने मिला है। यहाँ पे जो ऊपर के टारगेट्स पहले तो मैं आपको बता दूं, 204 पे खरीदे, 270 से लेकर 305 ये दो टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे, 270 एंड 305। एंड डाउनसाइड में आपको स्टॉप लॉस जो इसका निकल कर आ रहा है वो है 137 का, तो नियरली 30 पॉइंट्स का एक रिस्क है, मे बी लेस देन दैट। दीपांशु उस लिहाज से मैंने कहा आपको 167 का स्टॉप लॉस है, नॉट 137, 167 का स्टॉप लॉस है। और लिहाज से मैंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी बढ़िया ट्रेंड निकल कर आ रहा है। बजाज फाइनेंस का एक 5th वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है। टेक्निकली मैं कहूंगा अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप ये स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिल रहा है। 2-2.5% का एक बिल्डअप भी देखने मिल रहा है। और जो हिसाब से एक साइडवेज चैनल कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया है बजाज फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 8,000 प्लस लेवल्स इन दी शॉर्ट टर्म। नीचे की तरफ अगर हम देखें दीपांशु, तो बजाज फाइनेंस में लगभग 7690 प्रिसाइजली 7690 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो जब तक होल्ड करता है इमीडिएट बेसिस पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस में 7,800 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आती इस वक्त। एक स्पेस है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं चोपड़ा साहब से, और वो है फर्टिलाइजर शेयरों की। बजट से ठीक पहले चोपड़ा साहब, फर्टिलाइजर शेयरों में जबरदस्त एक्शन हो रहा है, GNFC, JSFC, चंबल, आपको कुछ पसंद है या फिर ये सीजनल है इसलिए छोड़ दें? हैं ये छोड़ना नहीं है अनिल जी, मुझे लगता है कि इस टाइड को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पूरी की पूरी मतलब सेक्टर में मुझे लगता है कि सरकार को करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए कुछ ना कुछ इस सेक्टर से रिलेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी भी रही है पिछले गए साल में। और कुछ एग्री क्षेत्र से लेके कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्टिलाइजर क्षेत्र के जो शेयर हैं, कोरोमंडल है, RCF है, NFL है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। और अच्छी संभावना है कि आने वाले बजट से पहले इनमें कुछ एक्शन देखने को मिले। चंबल वगैरह में ऑलरेडी तेज़ी हो चुकी है, तो जो दिग्गज कंपनीज हैं उसमें निश्चित रूप से भी निवेश किया जा सकता है। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्टिलाइजर क्षेत्र चला भी नहीं है, पिछले 6 महीने से बहुत अच्छे कंसोलिडेशन से गुजर रहा है वो, तो फर्टिलाइजर में कुछ अच्छी तेज़ी होनी चाहिए। तो फर्टिलाइजर में तेजी होनी चाहिए, ये आपके लिए क्लियर ट्रेंड अब निकल कर आ रहा है। चंबल फर्टिलाइजर, जैसे हमने कहा, बजट से पहले यूजुअली आपको ऑन एवरेज 12% के रिटर्न्स देता है। हालांकि कुछ सालों में 18-19% के भी रिटर्न्स दिए हैं। 10% की गेन ऑलरेडी आ गई है और तेजी इसमें बनती हुई आपको दिख सकती है। तो एग्री फर्टिलाइजर ये एक थीम है बजट से पहले एक्शन में। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, हाई कन्विक्शन कॉल है, बाय करना है मैकडॉवेल्स को। जिस तरीके से इसने एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज से बाहर निकल रहा है, लगभग मुझे लग रहा है 960 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है, जो 900 का एक ब्रेकआउट है उसी के नीचे आपको लगाना है। तो 898 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन आपको ऐड करनी है, एंड टारगेट एक ही होगा, अराउंड 960 का खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स के फ्यूचर्स में। ओके, तो 960 के टारगेट के साथ खरीदारी करके जाएं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये है आपके लिए एक काउंटर जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो लिकर स्टॉक्स पर फोकस है। थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर में यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी आपके लिए राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से कॉल आती हुई दिखी थी। एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। IT स्टॉक्स की हम वैसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिग्गजों के नंबर्स तो आज आ रहे हैं, बट कल एक और IT कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, और वो है माइंडट्री। ट्रेडर्स रेडार पर काफी एक्टिव रहता है माइंडट्री का स्टॉक। आइए जानते हैं कुशल के साथ कि माइंडट्री की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। कुशल बताएं।
बिल्कुल, तो माइंडट्री के नंबर्स जो हैं काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मार्जिन्स भी रिलेटिवली बाकी अन्य आईटी कंपनी के मुकाबले थोड़े से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले डॉलर है, आप देखिए 4.5% बढ़कर 36.4 करोड़ डॉलर्स पर हम अनुमान करके चल रहे हैं इसमें, क्योंकि हाईटेक, रिटेल और जो ट्रैवल वर्टिकल्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है Q3 में। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की जो मार्जिन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, 18.1% पिछली तिमाही में थी और इस बारी हमारा अनुमान 18.3% का था। तो 18.1 से 18.3% हम अनुमान करके चल रहे हैं कंपनी की मार्जिन्स होती हुई नजर आएगी। और कंपनी का मुनाफा देखें तो लगभग 3% की ग्रोथ यहां पर भी एक्सपेक्टेड है और 410 करोड़ का आंकड़ा कंपनी छूती हुई नजर आ सकती है। कंपनी की जो टॉप क्लाइंट्स है वहां पर बेहतरीन ग्रोथ रही है, पर आगे के लिए क्या कमेंट्री करते हैं इनके लिए वो अहम होगा। साथ ही जो कंपनी की डील विंस और फर्दर आगे के लिए जो मार्जिन आउटलुक है उस पर कंपनी का क्या कहना है, क्या कमेंट्री है, हमारी नजर जो है बनी रहेगी। एब्सोल्युटली, तो माइंडट्री कमेंट्री क्या कहती है ये देखना जरूरी रहेगा। एक बार जरा चार्ट्स पर भी चेक ले लिया जाए। सुमित जी जरा बताएं माइंडट्री के चार्ट्स कैसे लगते हैं? दीपांशु देखिए माइंडट्री के अंदर लास्ट 3 दिनों से साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। 4610 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार ऊपर में 4650 से 4660 का लेवल तोड़ेगा। इसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा और फिर 4850 से लेकर 4900 तक का मूव आने वाले कुछ हफ्तों में माइंडट्री में देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले और 4650 4660 टूटे उसके बाद फ्रेश खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए माइंडट्री। चोपड़ा साहब, नतीजों के लिहाज से तो हर कोई अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या देखना चाहेंगे नतीजों में सर जिससे बाजार पॉजिटिवली सरप्राइज होगा जहां तक आईटी कंपनीज का सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है इस समय? देखिए दीप, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि बाजार हम सबसे ज़्यादा जानता है और वो पहले रिएक्ट करता है। तो जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्ट इन हो गए प्राइसेस में, और ये अक्सर देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा करेक्शन होता है। हालांकि जितने भी दिग्गज कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस हैं, विप्रो है, HCL टेक है, मैं सब में ओवर अ लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। मगर मुझे लगता है कि प्राइस इन हो जाता है रिजल्ट से पहले ही। तो अगर आप 5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आता ही कुछ 5-7% 10% की तेजी होगी, तो वो मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा लगते हैं। मगर अगर TCS मुझे दोबारा से 3500-3600 की रेंज में मिलता है तो वो मैं डेफिनेटली आई वुड बी अ बायर। और ऐसे ही HCL टेक और विप्रो और जो बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं, इन्फोसिस, मैं उन सब में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये अच्छा हो जाएगा, स्टॉक्स हेल्दी हो जाएंगे। मगर रिजल्ट से फायरवर्क्स आएंगे ये मुश्किल है। दूसरी बात, रिजल्ट्स अच्छे होंगे क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगी, नए क्लाइंट एक्विजिशन जरूर दिखेंगे। और इन कंपनीज ने एक जो चीज़ करी है, वर्क फ्रॉम होम जो किया है, और TCS ने तो कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दिया है। बहुत सारे ऑफिसेज का जो खर्चा था किराए का और दूसरे मेंटेनेंस का, वो कम किया गया है, क्योंकि बहुत सारा दूसरा पैराफर्नेलिया भी करना पड़ता है, लोगों को ड्रॉप करना पड़ता है, पिकअप करना पड़ता है, उन सब की कॉस्ट्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स आती हैं। तो जो पैसा बचेगा वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में दिखाई देगा। हो सकता है कंपनी कुछ नए एक्विजिशंस की बात करे या डिप्लॉयमेंट प्लान की बात करें। TCS ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो लोग बायबैक करेंगे क्योंकि कैश है बुक्स पे। तो मेरा ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर से ये स्टॉक्स हेल्दी हो जाएंगे एंट्री के लिए। के अलावा वो पिकअप ड्रॉप के अलावा वो भी तो कॉस्ट आती है। अगर एम्प्लॉय ऑफिस में है तो वो AC वैसी भी चलाएगा, लाइट भी पूरी लगा के रखेगा, फिर 2-4-5 कॉफ़ी भी पिएगा, चाय पानी। हाँ देखो, ये देखो चाय पानी अगर बहुत सारे ऑफिस में तो खाने पीने की भी सुविधाएं होती है, वो भी है। अच्छा, फोन वोन भी करेगा जी। एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इन सब चीजों में सब में खर्चे लगते हैं। तो HR वालों को करना पड़ता है, उनको भी तो अपना KRA जस्टिफाई करना है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए है, वो तो इसलिए करते हैं। उसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो HR वालों के लिए होता है ज़्यादातर, उनके फायदे के लिए होता है कि भाई हमने ये देखो, उन्हें भी तो साल के अंत में बताना पड़ता है हमने 25 एक्टिविटी की, जैसे हम बताते हैं ना हमने ये काम किया, हमने ये शो किया, वो शो, वैसे सबको करना पड़ता है। चलिए, तो लेकिन IT कंपनियों के लिए खर्चे बचेंगे ऐसा मानना है चोपड़ा साहब का। चोपड़ा साहब इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे क्योंकि अभी तैयार है हमारे साथ भसीन साहब, करते हैं उनका स्वागत। सर 18,200 की बधाई स्वीकार कर लीजिए, आज 18,225 का हाई बना चुके हैं हम, उसके आसपास हैं,
बताएं सर, यहाँ से भी और तेजी का आउटलुक बरकरार है? सर बरकरार तो है, लेकिन जो फॉलो करते हैं उनको मौका मिल गया। 16,800 से 18,200 नॉन स्टॉप आ गए, प्रॉफिट भी बुक करते जाना। ये मत कहना फिर के 18,400 पे जाके डिसीव हो गए। मार्केट इज वन वे, इट कैन गिव यू अ करेक्शन, बट आई एम वेरी कन्विंस्ड सर, न्यू हाइज आर कमिंग इन दिस मंथ। द टाइप ऑफ मोमेंटम, द टाइप ऑफ फ्लोज एंड द टाइप ऑफ रिजल्ट्स, मेरे को लगता है विल बी एन आउट परफॉर्मर। बट ट्रेडर के लिए इट इज गुड टू ऑल्सो कीप बुकिंग प्रॉफिट। अनिल जी, फिर बाद में हमारे को उसी बात पे चिंताएं होती हैं, तो हम दोनों तरफ की कॉल दे रहे हैं, थोड़ा लॉन्गर टर्म, थोड़ा इंट्राडे। आज की अपडेट भी दे दूं अनिल जी, आप कहें तो? बिल्कुल। तो आप देखिए क्या परफॉर्म किया सर। इंडियन होटल, टाटा पावर इंडियन होटल 209.5 बिक गया, जो 202.5-3 में कहा था। टाटा पावर 240 हो गया। उसके अलावा अनिल जी M&M, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ आज का टॉप गेनर है। भारती देखिए 730 के ऊपर, M&M फाइनेंस, सीमेंस, अपोलो टायर एंड भारत फोर्ज ऑल हैव आउट परफॉर्म। अब आपके लिए 2 बायर्स हैं जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं सर। तो देखिए सर, जो आप आज पढ़ रहे हो, कोल्टे पाटिल हो या कोई भी रियल एस्टेट है, उसकी स्क्वायर फुट पर रीजन इज ग्रोइंग इवेंसली। तो DLF का जो लॉन्च है वो मुझे लगता है बहुत वेल एक्सेप्टेड है, और उनका जो मैग्नोलिया के अलावा जो कार्नेलिया वगैरह है, वहां पे द लॉट साइज इज इंक्रीजिंग डेली, और वहां पे वॉल्यूम्स आर गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। पिछले मैंने क्वार्टर में आपको कहा था 35 उन्होंने अपार्टमेंट बेचे 35 करोड़ के। तो 414-15 में लीजिए, 408 का स्टॉप लॉस, 428-30 का ट्रेडिंग कॉल, लेकिन ये 440 तक भी जा सकता है। दूसरा पिक जो जिसके बिना आप बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। मेरे हिसाब से 115 मिलियन टन कैपेसिटी है, इससे अच्छा ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट बाय हो ही नहीं सकता। 7,500 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 7,510, 7,7800 से 7,7900। और अनिल जी अगर 18,400 जाना है तो अल्ट्राटेक 8,000 जरूर जाएगा। बिल्कुल। तो दोनों ही रियल एस्टेट से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों ही स्टॉक्स में रखनी है आपको पकड़। DLF और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर करें आप खरीदारी। 7,850, 7,900 का टारगेट, 7,510 का स्टॉप लॉस, और DLF तो 408 का स्टॉप लॉस और 420 के ऊपर भी निकला था। हमारे सारे टारगेट हासिल हो रहे। हमने कहा भी कि इंतज़ार करें, आप जल्दबाजी ना करें, बेचने की बने रहें, ये आपके लिए बेहतर होगा इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, और वो है अदानी पावर। आज सुबह सुबह बंसल जी ने पता नहीं क्या हिसाब से अदानी पावर दिया, भगवान जाने क्या सोच, बंसल जी क्या सोच के दिया था कि 10% बढ़ जाएगा? नहीं अनिल जी, यही सोच के दिया था अनिल जी, पूरी रिसर्च करके दिया था। ये भी बोला था बढ़ेगा, आज बढ़ता है, 2 दिन बाद बढ़ता है, बट बैक्ड बाय अनिल जी हार्ड वर्क है। ऐसे सोच के नहीं दिया था, पूरा मेहनत करके काम करके दिया था अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी नाइस। 10% के ऊपरी सर्किट पर सुबह 108.50 पर 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 125 के टारगेट के लिए। अब तो 125 के टारगेट कल आने की आपके लिए पूरी संभावना बनेगी ही। आइए अब अगला स्टॉक है, वो बंसल जी से रिलेटेड नहीं, वो है कुणाल जी से रिलेटेड। और कुणाल जी को एक स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या निकाल बाहर करना चाहिए, ये कुणाल जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे वरुण दुबे। स्टॉक का नाम है डी मार्ट, वक्त है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट पर बुल वर्सेस बेयर का। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बुल और बेयर दोनों के तर्क मैं ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले बुल के तर्क बताता हूँ, बेसिकली हम ये कर क्यों रहे वो बताता हूँ। करीब करीब अक्टूबर के लोज के आसपास एक काउंटर पहुंच चुका है, और इसके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि इस पे बुलिश रहना चाहिए कि बेरिश रहना चाहिए। तो बुल का सबसे बड़ा तर्क तो ये है कि रिटेल स्पेस में अगर किसी कंपनी का सबसे बेहतर बिजनेस मॉडल है तो वो केवल डीमार्ट है। प्रति स्क्वायर फीट सेल्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की सबसे अच्छी है। लेकिन बेयर्स कहते हैं कि नो डाउट इस कंपनी का मॉडल अच्छा है, लेकिन इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो पूरे रिटेल स्पेस से, इनफैक्ट इंडिया की जितनी कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा महंगी है। FY22 का पी अगर आप देखेंगे तो करीब 190 टाइम के आसपास के पी पे कंपनी ट्रेड करती है। लेकिन बुल्स का कहना है कि ये हमेशा से महंगी थी और महंगी रहेगी। लेकिन एक समय था कि लोग कह रहे थे कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है डिस्टर्ब हो गया है कोविड के चलते। लेकिन देखिए किस तरह का बाउंस बैक इसने दिखाया है, सेल्स मार्जिन दोनों में सुधार देखने मिला है। इनफैक्ट मार्जिन जो है वो पिछले साल से ज्यादा बढ़कर आए हैं, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन बेस का कहना है कि देखिए मार्जिन अभी बढ़े हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, उसका इम्पैक्ट आगे चल के इस कंपनी के मार्जिन में होगा, जहाँ गिरावट आएगी। और ग्रॉस मार्जिन जो है वो इस बार भी गिरे हैं, नेट मार्जिन जो है वो बढ़े हैं। वहीं बुल्स का कहना है कि इकोनॉमी अगर ओपन अप होती है
तो उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। नए स्टोर जो है इस बार कंपनी ने जो 17 खोले हैं मल्टी ईयर हाई लेवल पे है और कंपनी जो है लो कॉस्ट मॉडल पे चलती है, तो मार्जिन्स उतने डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। लेकिन बेयर्स का कहना है कि देखिए मॉडल कोई भी हो, फिलहाल जो मॉडल चल रहा है वो है ऑनलाइन का, और ये कंपनी जो है ऑफलाइन में ज्यादा फोकस करती है, और ऑनलाइन जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है इस कंपनी के लिए भी और खासकर ग्रोसरी स्पेस में, वो इस कंपनी के लिए काफी खतरनाक आगे चल के हो सकता है। और खासकर बड़े शहरों में अगर आप देखेंगे तो अभी पाबंदी लगना फिर शुरू हो चुकी है, तो इस क्वार्टर में उसकी दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। वहीं बुल्स का कहना है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा मजबूत हाथों में है और इसके लिए आपको डर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस कंपनी को लेके। ब्रोकरेज हाउसेस में भी अगर आप देखेंगे तो मैक्वेरी जो है 5,450 के आसपास के लक्ष्य दे रहा है। इनफैक्ट कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो 7,000 के आसपास के इस पे टारगेट दे रहे थे। लेकिन बेस का कहना है कि कुछ भी हो, इसमें जो बाकी लोग हैं वो तो बिकवाली कर रहे हैं। एफआईआर देखिए पिछले तिमाही में करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली की, और एक मॉर्गन स्टैनली है, मैक्वेरी है जिसका प्राइस टारगेट 5,500 का है, लेकिन यूबीएस, क्रेडिट स्विस, जेपी मॉर्गन सब के सब करीब 3,500 से 4,000 रुपए के आसपास के टारगेट दे रहे हैं और बिकवाली का कॉल इसमें दे रहे हैं। तो वरुण, ये बुल वर्सेस बेयर में तो 2 लोग होते हैं जनरली, आज अकेले आपने किया। अनिल जी, वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा तो असर होना चाहिए। नहीं तो कौन बुल नहीं मिला कि बेयर नहीं मिला? अनिल जी, अब जो भी मिल जाता मैं तो कुछ भी बनने को तैयार था, बोलो ये बेयर। अच्छा, आपको सामने वाला पार्टनर ही मिला। गजब वरुण, जरा ध्यान रखो भाई, कोई भी आपके साथ बुल वर्सेस बेयर करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब लगता है तर्क जरा ज्यादा हावी हो जाते, थोड़े माइल कर लो, पता चला कि कोई तैयार नहीं है। तो चलो हम आपको मान लेते हैं बेयर, ठीक है, और जरा बुल मानते हैं आपके मुकाबले में कुणाल जी को। कुणाल जी बताइए। ओके अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं अनिल जी, मेरा निजी निवेश है। दूसरा, अभी वरुण ने कहा कि ना मजबूत हाथों में है डीमार्ट, तो अनिल जी उनमें से एक हाथ मेरा भी है। तो अनिल जी बिल्कुल जो है, सबसे पहली बात अनिल जी, ये जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं ना कि अभी ओमिक्रॉन आ गया इसलिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अनिल जी ये सिर्फ तात्कालिक चीजें हैं। डीमार्ट एक लंबी अवधि का निवेश है अनिल जी, और अगर आप लंबी अवधि में देखें तो जबरदस्त अपसाइड स्टॉक में बनेगा, और उसकी वजह अनिल जी मैनेजमेंट क्वालिटी है। इस कंपनी को ये जो 190 का पी पर ये चल रहा है, इतना हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है, इस वैल्यूएशन का तर्क अनिल जी है इसका मैनेजमेंट क्वालिटी, और कुछ भी नहीं है कंपनी में, केवल मैनेजमेंट क्वालिटी है जिस पर बाजार को एतबार है और मुझे भी है। तो अनिल जी आमतौर पर अगर आप, मैंने इसकी काफी डीप स्टडी करी है अनिल जी, जो बाकी रिटेल प्लेयर्स हैं ग्लोबली, जैसे अनिल जी एक ब्रांड है ज़ारा, जिसकी पेरेंट कंपनी है इंडीटेक्स, स्पेनिश कंपनी है, और अनिल जी उसका कभी चार्ट देखें तो उसकी भी हिस्ट्री बहुत सिमिलर है डीमार्ट से, और बिल्कुल वहां पर भी जबरदस्त तेजी बनी अनिल जी, बिल्कुल उसी तर्ज पर। जैसे ग्रो करने लगेगी, इसके स्टोर्स आपको पूरे देश में फैलते हुए नजर आएंगे, तब ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नजर आएगा अनिल जी। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट मान करके खरीदना चाहिए। ओके, तो आपने वो ज़ारा के चार्ट्स कैसे देखे, उसके पीछे क्या कहानी है? अनिल जी देखिए, कोई भी जो ये रिटेल कंपनियां होती है अनिल जी, इसमें सबसे बड़ा बिजनेस ये होता है कि आप सेल करते हैं कैश में, और जो इन्वेंट्री होती है वो अनिल जी सारी क्रेडिट पर होती है, यानी कि वो सब माल कर्जे पर मिलता है, लेकिन आप बेचते हैं कैश में, तो बहुत सारा कैश जनरेट हो जाता है अनिल जी, और जितने ज्यादा स्टोर होते हैं उतना ज्यादा कैश आता है। तो अनिल जी इस कैश से बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है अनिल जी, यही हुआ था ज़ारा के स्टोर्स में, तो मुझे उम्मीद है अनिल जी डीमार्ट में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखेगा। जबरदस्त तेजी है, लेकिन अनिल जी वक्त देना पड़ेगा और समय और विश्वास रखना पड़ेगा, तब अनिल जी इसमें बड़ा अपसाइड बनेगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपने मांग ली, वक्त भी मांग लिया, समय, विश्वास, पैसे, सब कुछ तो मांग लिया, बचा क्या कुणाल जी? सब कुछ तो डीमार्ट में लगा दिया जाए। बिल्कुल, और कुणाल जी को तो डीमार्ट में भारी भरकम जी 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 जी। और दूसरी एक और शर्त है जी, F&O में ना आ जाइए। हाँ वो तो है ही है, F&O में ना आए, ये बात जरूरी है। पता नहीं मतलब कुणाल जी ने क्या कर रखा है कि यही एक स्टॉक ऐसा है कुणाल जी आने ही नहीं देते हो F&O में, गजब है। बहुत बढ़िया। तो डीमार्ट पर यह है आपके लिए राय बुल वर्सेस बेयर। जय ठक्कर है तैयार, कैश का ऑप्शन। जय, वैसे तो उस सवाल का जवाब भी मिल गया था उसके, जिसके लिए पूरा देश बहुत परेशान हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट? लेकिन ये एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट F&O में क्यों नहीं आता, इसका जवाब अभी भी नहीं मिला। आप तो अपना वाला बताइए सर।
अनिल जी, मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। अनिल जी, कुणाल जी बेहतर ही रहेंगे और सही रहेंगे डीमार्ट के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने के लिए। जी मैं तो ना होल्ड करता हूँ अनिल जी, ना इतना क्लोजली ट्रैक भी करता हूँ, बट निफ्टी में अनिल जी मैं कहूंगा कि मुझे तेजी अभी भी नजर आ रही है। 18,200 के ऊपर निकला है, पॉजिटिव चीज है। 118 के करीब 18,300 का कॉल चल रहा है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, जो 20 जैन की है। सो 20 जैन के एक्सपायरी का 18,300 का कॉल खरीदे आप 118 पे। इसमें स्टॉप लॉस लगाया 66 का। टारगेट्स ऊपर में अनिल जी रखना है यहाँ पे 175 एंड 197। 175 एंड 197 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 18,300 का कॉल निफ्टी का। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड है वो और भी रह सकता है। 18,100 18,050 रेंज अनिल जी ऊपर शिफ्ट होते जा रही है। सो नाउ 18,100 18,050 ये रेंज है नियर टर्म में एज अ सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। 18,000 कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया, 100 पॉइंट और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट लेवल अनिल जी, पहले तो मेरा टारगेट था 18,227 जो मैंने मॉर्निंग में किया था और लगभग 225 का ही लगाया है, 221 का है रेदर स्पॉट में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,300 18,350 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके तो 18,300 18,350 की तरफ निफ्टी जा रहा है, और अगर आपको इस तेजी में हिस्सा लेना है तो फिर 18,300 की कॉल खरीद कर चलें अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, याद रखिएगा, ना कि कल की वीकली एक्सपायरी जो 20 जनवरी की वीकली एक्सपायरी है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपको चलना है। इस बीच अशोक लेलैंड के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, 2 दिनों से स्टॉक भी मोमेंटम में है। AI ड्राइवर्स नाम की एक कंपनी के साथ इन्होंने करार कराया, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ये कंपनी है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग, ऑटोनॉमस व्हीकल, यानी कि जिसमें आपको चलानी नहीं पड़े, मशीन खुद अपने आप चलेगी, उस सॉफ्टवेयर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और इसके लिए इन्होंने करार किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए ये करार इन्होंने किया है कंपनी में। और यूजुअली पोर्ट्स में जो ट्रक मूव करते हैं, जो हैवी व्हीकल का मूवमेंट होता है, उसकी मदद के लिए ये कंपनी काम करती है, AI ड्राइवर्स, जिनके साथ अशोक लेलैंड ने करार किया। तो डेवलपमेंट एक और बड़ा जो हम देख रहे हैं हैंड्स फ्री ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ, अशोक लेलैंड की तरफ से आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए सचिन जी से। सचिन जी, अशोक लेलैंड का चार्ट कैसे दिखता है सर डेज हाई पर? दीपांशु, लगभग 3 हफ्तों से यहाँ पर एक अपमूव ट्रिगर हुई है, एक अच्छा बेस बनाया है 120 के आसपास। रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 150 के पहले बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टॉक में यही पर्टिकुलर मूड बरकरार रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है अराउंड 135 का, अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो, एंड स्टॉक को रिव्यू करना है अराउंड 150 के जोन में ही। तो मुझे लग रहा है ये जो अपमूव ट्रिगर हुई है ये बरकरार रहनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। ओके तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड, नजर रखिए, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी कंपनी के लिए। आइए बाजार पर एक और बढ़िया रणनीति ली जाए, और स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है आज? ठीक सर, डेटा काफी स्ट्रांग बन रहा है, और यहाँ पे हम 17,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 71 में मिल रही है। ये कल की एक्सपायरी की है, और ये ट्रेड कल की एक्सपायरी का है, और 71 में मिल रहा है, जिसके टारगेट 120 होंगे, और स्टॉप लॉस आपका होगा 40 रुपए का। अब इसमें आज हम डेटा में ये देख रहे हैं कि 18,200 की कॉल ऑप्शन है, 18,200 की। डेटा में ये दिख रहा है कि 18,200 की जो पुट ऑप्शन है उसमें 53 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। टोटल OI केवल 56 लाख है, जिसमें से 53 लाख आज ही ऐड हुए हैं, यानी पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग आज हो रही है। अगर हम 18,200, 18,150 और 18,100 तीनों को देखें तो तीनों मिला करके 1 करोड़ शेयर से भी ज्यादा का OI एडिशन है, जो एक स्ट्रांग सिग्नल दे रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 18,300 की तरफ भी हो सकती है। तो हम 18,200 की कॉल ऑप्शन 70 में ले रहे हैं, 40 का SL, 105 से लेके 110 के टारगेट। 5 से 110 के टारगेट्स के लिए निफ्टी 18,200 कल की एक्सपायरी, ये आपको खरीदनी है कॉल। सर बैंक निफ्टी पर कोई राय? देखिए, बैंक निफ्टी में भी डेटा पॉजिटिव बन रहा है, और इसमें जो आज पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है वो 38,700 पे पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, वेयर एज 38,700 के कॉल राइटर्स धीरे धीरे अनवाइंड कर रहे हैं, बट अभी भी ओपन इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
बट ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 38,900 से 39,000 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। अभी जो निफ्टी में बाउंस आया है इसमें बेसिकली फिन निफ्टी ने सपोर्ट किया है और आईटी ने सपोर्ट किया है। बैंक निफ्टी ने इमीडिएट जो अभी 15-20 मिनट में बाउंस आया उसमें बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिन निफ्टी और आईटी ये दो मूव कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी स्लोली पार्टिसिपेट करेगा। जो बैंक निफ्टी का टारगेट आपको 39,000 की तरफ हो सकता है, तो एक्सपायरी में ये लेके चल रहा हूँ कि 39,000 की तरफ होगी। ओके, तो 39,000 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए, यहाँ से 250 पॉइंट्स ऊपर, और निफ्टी भी 18,300 की तरफ मूव कर रहा है। नितिन जी की तरफ से आपके लिए इस समय स्ट्रैटेजी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। आइए किरण जी भी अपनी कॉल के साथ हैं तैयार, बिगुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, ये कैश वाला स्टॉक है और 3 रीजंस है क्यों बाय करना है। बाय करना है वेंकीज इंडिया, जो कि लगभग 2797 के आसपास मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2725 और डिलीवरी बेस इन्हें 2 दिन का वक्त देना चाहिए। 3100 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा रहेगा 3250 का। 3100 और 3250 के लिए 2 से 3 दिन का ही वक्त है। इतना बड़ा टारगेट आपको कैजुअली देखने को मिलेगा। पहला रीजन जो मैंने कहा, पहला रीजन है डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट, दूसरा रीजन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, तीसरा रीजन है ये पूना वाली कंपनी है। और नॉर्मली पूना वाली कंपनी जब मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत अच्छी तरह से चलती है। और एक रीजन है, जिस तरीके से वॉल्यूम्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स है और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस वेंकीज में इनिशिएट करने चाहिए। 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए, बिल्कुल वे टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वेंकीज, जहां पर खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही। 2725 का स्टॉप लॉस, 3100 और 3250। आज सुबह अवंती फीड भी मेरे ख्याल से किसी की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में था। अवंती फीड भी आशीष कुकरेजा साहब या किसी ने तो रिकमेंड किया था। अवंती फीड हिमांशु जी ने रिकमेंड किया था। तो ये सारे स्टॉक्स वापस से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आशीष किससे जुड़े हुए हैं सर? ये तो खाने पीने से, हाँ, नॉन वेजिटेरियन आइटम जो है पोल्ट्री वगैरह, हाँ, उससे जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए ये सारे स्टॉक्स, अंडे और साथ ही खास नहीं, श्रिम्प्स वेंकीज नहीं है सर। नहीं, वो अवंती फीड श्रिम्प्स है, वेंकीज अंडे में। तो चलिए, यहाँ पर तो फिलहाल आशीष को एकदम ताज़ा अपडेट नहीं है लगता है। नहीं है सर, अभी फिलहाल अपडेट नहीं है कि क्या बज़ हो रहा है, लेकिन मैं पता लगाऊंगा सर। लेकिन कौन सा स्टॉक बैन में आ रहा है जा रहा है, ये अपडेट आशीष के पास 3 बजे हमेशा होता है। तो चलते हैं बैन से बेनिफिट। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं आशीष, कोई परिवर्तन? परिवर्तन तो हो रहा है सर, रोज आ रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ और एक स्टॉक ऐड हो जाता है। अभी भी फिलहाल देखिए 4 स्टॉक बैन में है, एक और की एंट्री होने वाली है। नया आ रहा है? हाँ सर, नया आ रहा है। कौन सा? सेल, पहले नाम बता। हाँ, सेल आ रहा है। वाह, बड़े जमाने बाद सर। लेकिन पोजीशन ज़्यादा नहीं है, 96.14% है प्रिसाइजली। काफ़ी देर से देख रहा हूँ पोजीशंस लगातार बढ़ती जा रही, जैसे 95% के आंकड़े को क्रॉस किया था तब से ही देख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर 96.14% है, तो 95% के ऊपर निकल गया है। अभी थोड़ी पोजीशंस और बढ़ जाएंगी तो पक्का हो जाएगा कि सेल बैन में आ जाएगा। लेकिन जो बाकी के 4 स्टॉक हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया देखें तो अभी भी 97% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 96% है, डेल्टा कॉप 87 और आरबीएल बैंक 84। तो जो चारों स्टॉक बैन में हैं वो बैन में बने रहेंगे। सेल यहाँ पर जो है पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है 96% के साथ स्टॉक बैन में आएगा। ओके, तो सेल की एंट्री होने वाली है, ये इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं किस तरह का एक्शन अब बैन में आने के बाद सेल में बनता है। कल एक बड़ा ब्रेकडाउन भी हमने आते हुए देखा था, जहां तक स्टील अथॉरिटी का सवाल है। नजर रखिए सेल पर आइए कुछ कॉल्स हैं तैयार। पहले एक एक्सपायरी का ऑप्शन ले लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। दीपांशु, निफ्टी अभी डे हाई बना रहा है, निफ्टी के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए। निफ्टी मेरे को लग रहा है यहाँ से और मजबूती दिखाएगा। तो 95 के आसपास 18,150 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। कल की एक्सपायरी वाला 95 के आसपास, अभी 100 102 चल रहा है,
95 के आसपास इसके अंदर लेने का सलाह रहेगा। अभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 55 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 140 रुपए से लेके 170 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। निफ्टी का 18,150 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। ओके, निफ्टी 18,150 का कॉल खरीद कर चलें। आइए अब चलते हैं जय ठक्कर के पास। जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदे आप यूबीएल का 1640 का कॉल, 47 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है यूबीएल का 1640 का कॉल। अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, लगभग 6% प्लस 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है इसमें। अच्छा डेटा बन रहा है इसका पॉजिटिव साइड पर। इंपॉर्टेंटली इसने रिसेंटली अभी टू से इमीडिएट बेसिस पर 1630-35 के लेवल्स जो रेजिस्टेंस है उसको निकाला है और उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। इंडिकेटर्स में क्लियरली बुल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। आई थिंक इसमें दीपांशु में फिर से एक 52 वीक हाई देखने मिल सकता है, जो हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर भी है इज क्वाइट सपोर्टिव। मैं कहूंगा ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आएंगे दैट वुड बी 81 एंड 94। सो 81, 94 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। डाउन साइड में स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगाना पड़ेगा दीपांशु। स्टॉप बनेगा कहीं ना कहीं 32 का। सो 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप है, बट 350 का लॉट साइज है, आई थिंक मैनेजेबल है। सो यूबीएल का आप 1640 का कॉल खरीदा। आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 1720 प्लस लेवल्स। अच्छा मूव, अच्छा ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है ये स्टॉक में। एब्सोल्युटली अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर की पिक भी थी। यूनाइटेड ब्रेवरीज पर ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी जय की तरफ से 1640 का कॉल खरीद कर चले। इस बीच खरीदारी करी है एलआईसी ने और खरीदा है उन्होंने लॉरस लैब्स का शेयर। Q3 पिछली तिमाही में बेसिकली 2.18% की हिस्सेदारी एलआईसी ने लॉरस लैब्स में खरीदी है। ये आपके लिए इस समय अपडेट आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए। इनफैक्ट पिछले महीने कुछ 3-4 दिन ऐसे थे जब एक जबरदस्त स्पाइक भी हमें काउंटर पर दिखा था, तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। जहां तक लॉरस लैब्स का सवाल, एक बार जरा चार्ट पर बंसल जी से राय भी ले लूं। बंसल जी, लॉरस लैब्स का चार्ट जरा देखें सर। दिवांशु चार्ट देखें तो चार्ट में एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने बिल्कुल भी रैली नहीं ली, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास है बने रहें, बट यहाँ पर खरीदारी टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। जब 532 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 532 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी की राय है। जिनके पास है वो एक क्लोजिंग बेसिस का 520 बेसिस का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा लें। 520 के नीचे की क्लोजिंग है तो निकलने की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए लॉरस लैब्स जहां पर एलआईसी ने खरीदी है हिस्सेदारी। बट एक स्टॉक जो बंसल जी ने आइडेंटिफाई किया था आज सुबह और बड़ी मूव के साथ सर्किट पर इनफैक्ट अब आते हुए दिख रहा है, अदानी पावर। चोपड़ा साहब, जरा आप भी इस पर अपनी राय दें। पावर स्टॉक्स दोबारा फोकस में आए भी रहे बजट से पहले और अदानी पावर पर आज एक बड़ी मूव आई है, क्या समझे सर? फैक्टर्स हैं जो हमें समझने होंगे। एक तो जो कारमाइकल माइंस हैं अदानी की, वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया है और अभी एनटीपीसी के साथ करार भी हुआ है अदानी समूह का कि वो एनटीपीसी को कोल सप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो जो कैप्टिव कोल हो गया है अदानी पावर के पास, जो अपने ही कोल माइन से आएगा। नंबर 2, इनका एक थर्मल पावर प्लांट है गोड्डा झारखंड में, जो कि जिसको फीड किया जाएगा हल्दिया के पोर्ट से बंगाल से, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बंगाल से। तो कार्माइकल माइन से जो कोल आएगा वो गोड्डा में भेजा जाएगा। और गोड्डा का जो पावर बनता है उसका पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है बांग्लादेश सरकार के साथ। तो बांग्लादेश सरकार के साथ जो करार है वो लगभग 7 रुपए का है, 6.5 से 7 रुपए के बीच में जो पर यूनिट का पावर परचेज एग्रीमेंट है, जो कि एक बहुत अच्छा भाव है बिजली का। तो मुझे लगता है कि ये जो चाल है अभी जो शुरू हुई है वो संभवतः आपको 130-140 तक भी स्टॉक को ले जाने का दमखम रखती है। और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अब जब कैप्टिव कोल हो जाता है, कोयला खरीदना नहीं पड़ता, अपने ही खदानों से आ रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है अदानी पावर के लिए। ये भी एक कारण है इसका ऊपर मारने का। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आप अदानी पावर में अच्छा एक्शन देख रहे हैं। तो पावर स्टॉक्स पर रखिए नजर, पावर एक्शन में ये स्पेस आती हुई दिख रही है। पर कुछ मेटल स्टॉक्स भी एक्शन में आ रहे हैं। चोपड़ा साहब, आपसे भी एक मेटल स्टॉक पर राय लेनी है, पर उससे पहले हिंदुस्तान कॉपर, सचिन जी जरा इसका चार्ट देखें। एक सडन और बिग स्पाइक इसकी चार्ट पर आते हुए दिख रहा है हिंदुस्तान कॉपर। जरा चार्ट्स पर अपनी राय दें।
दीपांशु, इनफैक्ट डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है 132 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लगभग 140-146 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले कुछ दिनों में। एक फ्रेश फ्लैग ब्रेकआउट है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। इनफैक्ट अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो जाएगा 140 के ऊपर, तो काफ़ी बड़े टारगेट्स यहाँ पर अनलॉक होने की प्रॉबिलिटी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 130 पे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए अराउंड 146 के ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए राय। जहां तक हिंदुस्तान कॉपर का सवाल है, अच्छी मूव इसमें आती हुई दिख रही है। पर चौधरी साहब, अभी जिस स्टॉक की बात हो रही थी सेल, इस पर हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। 150 के ऊपर का हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार नीचे आया है। रिसेंटली 100 का भी लेवल टेस्ट किया था, फिलहाल उसी के आसपास कर रहा है। क्या हुआ है सर सेल में? क्योंकि परफॉर्मेंस तो कंपनी की अच्छी है, अपडेट्स भी अच्छे आए थे, डीलेवरेजिंग भी हो रही है, स्टॉक क्या रेंज में अटका रहेगा? दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा दीप। पहला, जो अभी हमने हिंदुस्तान कॉपर की बात करी उसमें तेजी आ रही है। एक चीज समझनी होगी हमें, जो ग्लोबली अगर हम कॉपर माइंस को देखें तो कॉपर के जो डिपॉजिट्स हैं साल में 2 से 2.5% की गिरावट हो रही है माइनिंग में, और रेगुलरली डिटोरेट हो रही है ये माइंस, और इनमें से माइनिंग करी जा रही है। तो हिंदुस्तान कॉपर के पास बहुत अच्छी माइंस हैं जो इसको एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देता है। दूसरी बात, जो भी आगे आने वाले समय में ईवीज की बात हो रही है उसमें कॉपर का इस्तेमाल बहुत होगा, और कॉपर निश्चित रूप से अगर आप इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है कॉपर का। तो हिंदुस्तान कॉपर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लंबी अवधि से। दूसरी बात जो हमने स्टील कंपनी से करी, कल एक जेफरीज का रिपोर्ट आया था जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी, और जेफरीज की रिपोर्ट जब मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें प्राइमरली चाइनीज कंजम्पशन की बात हो रही थी कि वहाँ पर जो 2 मेजर रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं वो डिफॉल्ट हुए हैं, या जो स्लो डाउन हो रहा है उसकी वजह से जेफरीज कह रहा है कि जो स्टील कंपनीज है उसमें इम्पैक्ट आएगा। मगर मैं पिछले करीब 7-8 सालों से सुन रहा हूँ कि चाइनीज स्लो डाउन की बातें करी जा रही हैं। उसके बावजूद भी चाइना रेगुलरली, अगर जो सबसे लोएस्ट नंबर जीडीपी का देखो तो 5.5% की ग्रोथ चाइना में दिखाई दे रही है, और 7-8% की ग्रोथ निश्चित रूप से चाइना ग्रो कर रहा है और आज भी ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है जो भारतीय कंपनीज हैं वो एक ओवर रिएक्शन था कल। अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग देखें, सेल का 3.2, 3.2, टाटा स्टील का 4.4, जेएसडब्ल्यू स्टील का 7 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग है, जिंदल स्टील का 5.5 का है। तो अगर आप इनकी अर्निंग्स देखें, इतनी सॉलिड अर्निंग्स हैं, और अगर मुझे लगता है कि जो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले होगा, भारत में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम है, तो यहाँ इन कंपनीज को भारत से ही बहुत काम मिलने वाला है। तो जो रिएक्शन, ओवर रिएक्शन था मुझे लगता है कल जो जेफरीज की रिपोर्ट का, वो धीरे धीरे वेड ऑफ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह की अर्निंग्स स्टील कंपनीज की है, ये अभी कम से कम भी अगले 4-5 सालों तक अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, और सेल जैसा स्टॉक तो मुझे लगता है डबल भी हो सकता है, यहाँ से भी डबल हो सकता है। बड़े दिग्गज निवेशक भी ऊपरी स्तरों पर आए हैं। तो जो आपका डर है 150 से नीचे आया, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगेगा। अगर कोई 3-4 साल की अवधि के लिए सेल को, या जो मैंने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, इन सब कंपनीज को होल्ड करेगा तो इनमें बहुत अच्छी अपसाइड की गुंजाइश है। तो जेफरीज का जो रिपोर्ट है, जो डर है, मुझे लगता है कहीं ओवररेटेड है, और चाइनीज स्लो डाउन इतना भी नहीं है जितना वो रिपोर्ट बता रही है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेटल काउंटर्स पर नज़र रखिए, बाउंस बैक के लिए शायद आपको तैयार होते हुए दिख रहे हैं। एनएमडीसी में आज आपको बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 3.5% ऊपर ये काउंटर है। सुबह भी इसकी हम बात कर रहे थे। आइए सुमित जी के पास वापस चलते हैं और जानते हैं उनकी एक और कॉल। बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 143 रुपए 25 पैसे, 143 रुपए 40 पैसे अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है गेल, GAIL, गेल। गेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का और परसों का हाई ब्रेक हो चुका है। गेल में मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे खरीदारी करें, यहाँ से ऊपर में 148 रुपए से लेके 150 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में गेल में देखने को मिलना चाहिए। गेल में ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 145 वाला कॉल 2 रुपए 90 पैसा 3 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 4.5 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट गेल के 145 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 148 से 150 के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट है 140 141 के पास है, तो 140 का स्टॉप लॉस लगा के गेल में खरीदारी करें। 148 150 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे।
ओके, तो गेल पर करनी है खरीदारी, यह आ रही है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। एक और कमोडिटी लिंक्ड प्ले जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। रिसेंटली गैस प्राइसेस में भी हमने एक बड़ा बाउंस बैक देखा है, पर बाउंस बैक की बात करें तो आज आया है बाउंस बैक वोडाफोन आइडिया में। हालांकि कल जरूर 20% गिरा था, तो उसके सामने आज 8-8.5% का रिवर्सल है, बट डेफिनेटली कल की भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक आपको रिबाउंड करते हुए दिखा रहे। तो जानते हैं वोडाफोन आइडिया, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी लंबे समय बाद, मैनेजमेंट की तरफ से हमने कुछ कॉमेंट्री सुनी है, क्या कुछ ऐसा कहा है मैनेजमेंट ने जिसकी वजह से बाजार का थोड़ा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पर बढ़ा है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए क्या निकल कर आया है वोडाफोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए, काफ़ी अहम बयान और बाज़ारों को ये जानना भी था कि किस तरह से यहाँ पर कन्वर्जन किया गया और गवर्नमेंट को इक्विटी दी गई है और ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले यही रीज़न जो है जानने की कोशिश की गई थी, जिसमें मैनेजमेंट ने ये कहा था कि कंपनी के पास काफ़ी सारा अभी कर्ज है और उसके चलते यहाँ पर उन्होंने कन्वर्जन जो है ये किया है और एक वे बढ़िया विकल्प है, ऐसा मैनेजमेंट मान करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक रीज़न उन्होंने साइट किया। दूसरी बड़ी चीज़ जो पूछी गई थी उसमें गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। आप देखिए, गवर्नमेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो जाएगा 35.8% इक्विटी के साथ, तो उसमें उस पर कि सरकार का जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको लेने की कोई भी उनको ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वही कंपनी को आगे चलकर चलाएं। तो ऐसा जो है वक्तव्य मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ नजर आया है और सरकार ने जो है बोर्ड में सीट के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो सभी इन्वेस्टर्स जानना चाहते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी। साथ ही जो फंड रेजिंग को लेकर आप देखिए पिछले 2 साल से ये बातें चल रही हैं कि कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टर आएगा, उसको लेकर भी कंपनी ने अब क्लैरिटी दी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, अब देखिए गवर्नमेंट की जो स्टेक आ गई है उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है उनकी तरफ से आती हुई नजर आ सकती है। और बहुत ही जल्द वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पर फंड रेजिंग का जो प्लान्स है उसको लेकर अपनी एक नया जो डिटेल्स है वो कंपनी जो प्रेजेंट कर सकती है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये वोडाफोन आइडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी और काफ़ी सारे कंफ्यूजन जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्वेस्टर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्लियर होते हुए नजर आए। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। क्लैरिटी मैनेजमेंट की तरफ से आई है। मैनेजमेंट कंट्रोल जो करंट प्रमोटर्स हैं उनके पास ही रहेगा। सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल या फिर ज़्यादा कुछ कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में रोल नहीं रहने वाला है, इवन दो सरकार की बड़ी हिस्सेदारी होगी कंपनी में। नजर रखेंगे वोडाफोन, आज तो बढ़िया रिबाउंड इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है, पर क्या करके जाना है आखिरी 10 मिनट में। डेज हाई के करीब है बाजार, जबरदस्त तेजी का माहौल, कल है वीकली एक्सपायरी। आइए लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, थोड़ा थोड़ा डाउ फ्यूचर्स का भी मूड बेहतर होते हुए दिख रहा है। जब लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी उस समय डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त थे, अभी हल्की सी बढ़त है, करीब 40 पॉइंट्स ऊपर आपको आते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। यूके के बाजार नए रिकॉर्ड पर हैं, बाकी यूरोप के बाजार भी 0.5% ऊपर हैं। कच्चे तेल में एक्शन है, रुपया मजबूत है, हमारे बाजार डेज हाई पर हैं। क्या करके जाना है सर? जी, पहली चीज़ तो ये देखिए कि कितने आज्ञाकारी बाजार है हमारे, बिल्कुल जैसे लेवल्स हैं उसके हिसाब से। देखिए, हम बात कर रहे थे कि आखिरी 1 घंटे में 18,225 के ऊपर निकलना मुश्किल है। एग्जैक्टली हाई 18,227 का बनाया, वहीं रुक गए। बैंक निफ्टी में भी हम बात कर रहे थे कि 38,800 38,700 ये रुकावट की रेंज है। एग्जैक्टली 38,800 के आसपास पहुंचे, वहाँ रुके 38,700 800 की रेंज में। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर है, कहीं कोई समस्या है नहीं। मजबूती का मार्केट है, तेज़ी करने का इरादा रखिए, हाई रिस्क ले सकते हैं तो आज खरीदारी करके जाइए। एक ही कंडीशन पे जो हमारी पिछले 3 दिनों की कि अगर 100-125 पॉइंट नीचे खुले तो आपको ओवर लेना है, नहीं कि स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो कल का इंतजार करें। 18,075 18,125 के रेंज में कल निफ्टी मिले तो ऐड करें। गैप खाना चाहते हैं तो आज और रिस्क के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलरेडी फ्यूचर्स हैं आपके पास निफ्टी के, तो 18,000 के पुट ऑप्शन से हेज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,500 के पुट ऑप्शन के साथ आप अपने फ्यूचर्स को हेज कर सकते हैं, या फिर कल 38,500 पे खरीदें। एग्जैक्टली जो रेंज बैंक निफ्टी के 38,500 से 39,000 उसके बीचों बीच बंद हो रहा है। सो अगर आप सिर्फ डे व्यू ले रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग का व्यू ले रहे हैं तो कल खरीद लें। और अगर आपका पोजिशनल व्यू है जो कि ट्रेंड के साथ है तो तेज़ी की पोजीशन जो पुरानी पड़ी है उसे भी बरकरार रखें। फ्रेश बना रहे हैं तो उसे हेज करके ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है।
यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड बची है और आज जो 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग और 38,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली डेफिनेटली है। बस यही कि 4-5 दिनों से लगातार बढ़ चुके हैं। कल आपका एक्सपायरी का दिन है, आपको याद होगा पिछला गुरुवार भी ऐसा ही हुआ था, खाली उस दिन ग्लोबल संकेत थोड़े ख़राब मिले, आप नीचे खुले, बाद में वापस बढ़ गए। तो हल्की गिरावट किसी एक दिन आ सकती है, उसकी आपको थोड़ी सी तैयारी रखनी है बस। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कल सुबह खरीदें, और वो रिस्क ले सकते हैं सुबह थोड़ा गैप से नीचे मिले तो और खरीदने की ताकत है तो फिर आज लीजिए, सिंपल है। बाय ऑन डिप्स का रुझान क्लियर है, बट रिस्क के हिसाब से पोजीशन करें, हेज बना लें या फिर कल सुबह खरीदें, बट बाजार पॉजिटिव रहने वाला है। ये आपके लिए डेफिनेट मूव आती हुई दिख रही है। 18,200 के ऊपर निफ्टी है फिलहाल और आखिरी कुछ मिनटों में भी उन लेवल्स को आसानी से होल्ड कर रहा है। कैश के कई सारे स्टॉक्स में आपको आज फ्रेश ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। शीला फोम पर डालिए नजर, यूजुअली रेडार पर रहता नहीं है ये काउंटर, बट एक जबरदस्त स्पाइक शीला फोम के चार्ट्स पर आते हुए दिख रहा है। 7-8% ऊपर ये काउंटर इस समय है। किरण जी जरा नजर डालें इसके चार्ट पर, क्या चल रहा है शीला फोम? दीप, शीला फोम का मुझे कोड नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आता हूं सर आपके पास, तब तक आप ढूंढ के निकालिए शीला फोम। तब तक एक और काउंटर इंडिया मार्ट, इस पर अच्छा एक्शन है। सचिन जी जरा इस पर डालें नजर। जस्ट डायल कुछ दिनों से परफॉर्म अच्छा कर रहा है, इंडिया मार्ट में एक अच्छा रिबाउंड है। कोई राय इस पर? अच्छा दीप, जब तक सचिन जी है ना चार्ट ढूंढे, इंडिया मार्ट के चार्ट देखने में टाइम लगे, तब तक मैं किरण जी को पूछना चाहता हूँ, किरण जी क्यों नहीं मिल रहा आपको शीला फोम का कोड? स्लीप वेल के नाम से ढूंढो। मिल गया। हाँ, ये मतलब सारे एंकर ऐसे दीप की तरह अच्छे नहीं होते हैं ऐसे, आप ये समझ लीजिए, सब छोड़ते नहीं है ऐसे। ये तो दीप है हमारे भोले भाले सीधे साधे एंकर है, उन्होंने सोचा चलो ठीक है नहीं मिल रहा होगा जाने दो। मिला? मिल गया अनिल जी, तो बताओ। अनिल जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक निकला है। 3400 से 3800, 3870, 3840 तक के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए करंट लेवल से 3600 तक। और फिर टारगेट्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है कि टारगेट्स आपको 4200 के आसपास के इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। तो मेरा मानना है कि इधर से अच्छी खासी अपसाइड आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, मिल सकती है। फाइनली किरण जी को चार्ट भी मिल गई और बढ़िया स्पाइक है। 15%, अभी बात करी थी तो 8% ऊपर दिख रहा था और बात करते करते 15% का मूव आ गया। आई थिंक बाजार कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इस काउंटर से, जो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों इतनी बड़ी मूव आपको शीला फोम में आती हुई दिख रही है। 17% लगता है सर्किट की तरफ ही जाके ये रुकेगा काउंटर। 17.5% की मूव इस समय आती हुई दिख रही है। तो शीला फोम बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। पर आइए सचिन जी से, इंडिया मार्ट पर मैं राय ले रहा था। सचिन जी लंबे समय बाद इंडिया मार्ट स्क्रीन पर आया है और 5% की गेन है, कैसे देख रहे हैं इस रिबाउंड को? दीपांशु, इनफैक्ट संकेत काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि लगभग 3 महीने की गिरावट के बाद वॉल्यूम एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI काफ़ी दिनों से नज़र आ रहा था, बट जो प्राइस पे कंफर्मेशन चाहिए था, एक ब्रेकआउट चाहिए था 6700 के ऊपर, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट आज के सत्र में इस्टेब्लिश हुआ है। सो इमीडिएट बेसिस पे तो इसके जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 7220 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है वहाँ तक तो एक कंफर्टेबल स्विंग बनना चाहिए, बट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा कि अराउंड 7500 या 7600 के आसपास के भी स्विंग बने। तो अच्छे बॉटमिंग आउट के संकेत नज़र आ रहे हैं। 6520 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी एंड टारगेट होगा अराउंड 7500 के आसपास का ही। ओके, तो 7500 के टारगेट के लिए नज़र रखनी है आपको जहाँ तक सवाल है इंडिया मार्ट का। इस बीच शीला फोम पर सर्किट लग गया है, जैसा लग ही रहा था। जिस तरह से ब्रेकआउट आया तो 3 मिनट में स्टॉक में आपने देखा है मूव के साथ अब सर्किट लग रहा है। करीब 650 रुपए की मूव 2 मिनट में, 3 मिनट में आपने काउंटर पर बनती हुई देखी। तो कुछ ना कुछ तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है इस चार्ट से, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मूव आई है। एक और कैश स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन है, गुजरात एल्कलीज। जय जरा इसके चार्ट आप देखें, 8%, 8.5% की मूव गुजरात एल्कलीज पर इस समय। जबरदस्त ब्रेकआउट दीपांशु आज के ट्रेडिंग सेशन में 690 के ऊपर देखने मिला है। आई थिंक दिस स्टॉक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 810। बड़ा ब्रेकआउट है दीपांशु, काफी समय के बाद एक अच्छा 3 वेव करेक्टिव पैटर्न देखने मिला। और आज का जो ब्रेकआउट है दीपांशु,
670-80 के ऊपर। ये वॉल्यूम्स के साथ है, बड़ा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट, इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो देखने मिला ही था। अब कोई हर्डल मुझे 810 तक नजर नहीं आता ये स्टॉक में, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है ये काउंटर। गुजरात एल्कलीज नजर रखिए, इस पर भी अच्छी मूव आ रही है। कमोडिटी लिंक्ड प्ले है जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आई थिंक सुमित जी ने लास्ट वीक इस पर रिकमेंडेशन भी दी थी। सुमित जी, टारगेट आ गए आपके गुजरात एल्कलीज के? बिल्कुल दीपांशु, रिकमेंडेशन भी दी थी और ये भी कहा था कि जिस स्टॉक ने तेजी की चाल है चली वो है गुजरात अल्कली। तो जिस दिन लास्ट वीक रिकमेंड किया था वहां से अभी 1 वे ऊपर देखने को मिल रहा है। 725 का अभी भाव है। मेरे को लग रहा है अभी स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 महीने के हायर लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है। इनफैक्ट 1 महीने के नहीं, नवंबर के हायर लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है। तो मेरे को लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 750 रुपए से लेके 760 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। पोजिशन होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात एल्कलीज, जहां पर रखनी है नजर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें इस पर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जबरदस्त एक्शन एक बार फिर से बाजार में आते हुए दिखा है। 18,200 का स्तर आज छुआ है निफ्टी ने बढ़िया मूव के साथ। 4.5% की गेन। M&M आपका आज का टॉप गेनर था, पर सहारा मिला है रिलायंस इंडस्ट्री से। 2.5% की मूव रिलायंस में आती हुई दिखी। इसके साथ ही आपने देखा ICICI बैंक में खरीदारी थी। नतीजों से पहले इन्फोसिस भी पॉजिटिव रहा, HDFC लिमिटेड भी पॉजिटिव रहा, बजाज फाइनेंस में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। तो इन स्टॉक से अच्छा सहारा। भारतीय एयरटेल में अच्छी मूव थी आज, 3.5-4% ऊपर। इंडसइंड बैंक में आपने खरीदारी बनती हुई देखी। इसके साथ ही HDFC लाइफ, JSW स्टील, टाटा मोटर्स भी एक्शन में रहे। TCS नतीजे और बायबैक से पहले हल्की सी सुस्ती दिखाता हुआ। विप्रो भी एकदम सपाट बंद होते हुए अपने नतीजों से पहले। करीब 12 स्टॉक्स थे जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए, बट बाकी सारे निफ्टी के काउंटर्स पर आपने पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा। वायदा कारोबार 8% की मूव। कल टॉप लूजर था वोडाफोन आइडिया, आज टॉप गेनर है 8-8.5% की मूव के साथ। चंबल फर्टिलाइजर हमने कहा भी था बजट से पहले इस स्टॉक पर रखिए नजर। हमारे बताने के बाद से 10% की रैली ऑलरेडी इस पर आ चुकी है। आज ही आपने 5% की मूव देखी। M&M फाइनेंस, इंडियन होटल्स, इंडिया मार्ट लंबे समय बाद एक्शन में। टाटा मोटर्स, PVR यहां पर पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेजी बनी हुई है। आज 1550 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा था। सुबह का चार्ट कॉर्नर पिक भी था। RBL बैंक, ओबरॉय रियल्टी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, NMDC, GNFC और डेल्टा कॉप नतीजों के बाद का रिएक्शन, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में था। 2.5% ऊपर ये स्टॉक आपको बंद होते हुए दिखा। थोड़ी सुस्ती मदरसन सुमी में, डीमर्जर के लिए 2 दिन बाद एडजस्ट करेगा। इप्का लैब्स, मेट्रोपोलिस और साथ ही एबट इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, भारत फोर्ज जो डाउनग्रेड की आज सुबह रिपोर्ट भी आई थी, और AB कैपिटल मामूली से मुनाफा वसूली इसमें भी देखी। बट अनिल जी, बढ़िया एक्शन एक बार फिर से प्रोविजनल बेसिस पर 18,200 के जस्ट नीचे, बट अच्छी क्लोजिंग निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी सर 38,700 की क्लोजिंग दिखाता हुआ। ओके, तो ये है आपके लिए। और जो आपने एक चीज़ कही दीप की, कल वोडाफोन आइडिया वायदा कारोबार में टॉप लूजर था, राइट? आज टॉप गेनर है। यस सर, यस सर। तो अब बताओ कल क्या होगा? एकदम फ्लैट रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, एवरेज। चलिए, तो डेटा और ट्रेंड ये बता रहे हैं कि एक दिन टॉप लूजर और एक दिन टॉप गेनर रहने के बाद कल कुछ नहीं करेगा, ऐसा दीप कह रहे हैं। भाई देखते हैं दीप जो बोल रहे हैं कल क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ होगा कल भी और आज बाजार बंद होने के बाद भी। तो पहले आज बाजार बंद होने के बाद के एक्शन को बता दूं आप। कोरोना ने दिल्ली में दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने, जो दोनों ही केंद्र और दिल्ली की राज्य सरकार, इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में OPD के साथ साथ शेड्यूल्ड ऑपरेशन पर भी पाबंदी लगा दी। मतलब यानी कि आप जाकर वहाँ पर OPD में नहीं दिखा सकते, प्लस अगर ऑपरेशन करवाने तो मत करवाइए। खासकर दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर को भी कोविड सेंटर में बदल दिया गया। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा मत, हम इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि सरकार का ओवर रिएक्शन कितना जायज़ है। रिएक्शन भी हो सकता है, ओवर रिएक्शन भी हो सकता है। ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर सरकार के फैसले से दूसरी बीमारी से ग्रस्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम बता दें कि दिल्ली में पूरे उत्तर भारत से लोग गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए एम्स में ही आते हैं। ऐसे में हालात से निपटने के लिए मरीजों के पास क्या क्या विकल्प है बताएंगे मैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। इन दोनों से करेंगे बात कोरोना से जंग पर, बाकी इलाज क्यों बंद। मुंबई में कोरोना के मामलों में गिरावट हो चुकी है शुरू, और ये चीज़ जो हम मुंबई में कर रहे हैं, मैं, दीप, सुमित जी, वागले साहब, ये कुणाल जी, राकेश जी और चोपड़ा साहब को भी सीखनी चाहिए कि किस तरह से देखिए हमारे मुंबई के मामले कम होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये गिरावट
टेस्टिंग होने के बावजूद हो रही है, ऐसा नहीं कि टेस्टिंग नहीं हो रही। दीप, जो हम सुबह बात कर रहे थे, अभी भी हमारे टेस्टिंग बराबर चल रही है और टेस्टिंग बढ़ भी रही है। ऐसे में कई सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोरोना में गिरावट का सिलसिला मुंबई से शुरू हुआ है, अब धीमे धीमे, चिंता न करें, दिल्ली और बाकी राज्यों में भी फैलेगा। ऐसी आप उम्मीद रखकर चल सकते हैं। इंडिया 360 डिग्री में आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। क्या कोरोना का ग्राफ अब गिरने लगा है? कब तक देश में कोरोना के मामले घटते हुए दिख सकते हैं? और क्या ये कोरोना के अंत की शुरुआत है या फिर कम से कम कोरोना 3.0 इस वेव की खत्म होने की शुरुआत है? बन गई बात मुंबई से शुरुआत, यानी कि देश में तीसरी डोज, प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज, जो भी आप नाम लें, ये जो शुरू हुआ है, इससे एक और जहाँ इम्यूनिटी बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं। तो आज इंडिया 360 डिग्री में हमारी दूसरी कवर स्टोरी है कि बूस्टर डोज के नाम पर कैसे आपको एक कॉल आता है, वो कॉल आते ही आप जब उन्हें डिटेल्स देते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इससे बचने और बचाने के तरीके हम आपको बताएंगे। कॉल बूस्टर वाली न हो जाए खाता खाली, ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को फ़ोन करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो बूस्टर डोज के नाम पर आपसे लिंक भरवाते हैं और आपसे सारा का सारा पैसा ले लेते हैं। तो बंसल जी, आपके लिए अच्छी खबर, हमारे यहाँ मुंबई से टेस्टिंग पूरी होने के बावजूद कोरोना के मामले कम होते हुए दिख रहे हैं। आप कहो तो यही सेम ट्रेंड हम दिल्ली में भिजवा दें? नहीं अनिल जी, देखिए ये तो एक शाश्वत सत्य है कि मुंबई अनिल जी लीड करता है। हाँ अनिल जी, ये शाश्वत सत्य है, मुंबई लीड करता है। केसेस पहले मुंबई में बढ़ते हैं, फिर दिल्ली में बढ़ने शुरू होते हैं। अब दिल्ली में घटने शुरू हुए हैं तो बॉम्बे में घटने शुरू हुए हैं, तो अब दिल्ली में भी घटेंगे। तो दिल्ली बेसिकली अनिल जी मुंबई को फॉलो कर रहा है, तो यही होगा अनिल जी आगे चल के। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि पहले हम बिगड़े इसलिए अब हम सुधर रहे हैं? कुणाल जी, ऐसा है? अनिल जी देखिए, मुंबई के कुछ लोग हैं अनिल जी, उनको भिजवा दीजिए यहाँ पर। अनिल जी, सुमित जी तैयार है आप? नहीं अनिल जी, बिल्कुल भी नहीं। मना कर दिया देखो सुमित जी ने। देखिए, हमने तो देखो सबसे ज्यादा मतलब अनिल जी आप आएंगे, बाकी सब भी अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए तो मैंने सुमित जी का नाम पहले लिया। और अब आगे अब मुझे कोई भी कुणाल जी की आवाज़ आ नहीं रही है। शो का टाइम समय भी खत्म हो चुका है, इसलिए कुणाल जी से हम सुबह उनकी बात भी सुनेंगे, मुलाकात भी करेंगे। अभी लेंगे उनसे विदा। कुणाल जी धन्यवाद, बंसल जी, चोपड़ा साहब, हमारे दिल्ली के सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुंबई वाले हमारे सुमित जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब, वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूना वाले किरण जी का भी शुक्रिया आज वक्त देने के लिए।